अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। देख रहे हैं आप नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं महक असलम। ये अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि मंडे मुबारक, जुम्मा मुबारक भी कहते हैं, मंडे मुबारक भी कहते हैं। और जो दरमियान में 2 दिन होते हैं ना जिसमें इंतहाई सुस्ती छाई, उसमें मुबारकबाद वैसे कह देते हैं, हम वैसे मुबारकबाद दे देते हैं कि एमी मुबारक मुबारक सैटरडे आया है, मुबारक आज संडे आया है, संडे आया। आप बीचेस पे शायद गए हो, शायद अच्छे वाले है ना, खूबसूरत बीच पे आप गए हो, और कभी शायद किसी गलत बीच पे भी चले गए हो। हो जाता कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। कहाँ गई थी आप? नेट से देखें रशियन बीच में, बता दो कैसी थी रशियन बीच में? एक्चुअली शोएब मुझे ले गए, मुझे नहीं, हम सब दोस्तों को ले गए कि रशियन बीच पे चलते हैं। लेकिन जब वहाँ पे गए तो अस्तगफिरुल्लाह, वो एकदम सा निकलता ना मुंह से वो। लेकिन मेरे ख्याल से कि सफर थोड़ा मुश्किल था। तस्वीरें अच्छी आई थी ना, जरा खूबसूरत तस्वीरें अच्छी आई थी, वो शोएब ने लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे, सो आप शोएब के इंस्टाग्राम पे देखिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और जनाब इब्तिदा में आपको बताएंगे कि आज से सिंध में रहने वाले इंडोर जिम्स, स्विमिंग पूल और अम्यूजमेंट पार्क्स जा सकेंगे, क्योंकि सूबे भर में कोरोना के बायस आए जो पाबंदियां थी उनको खत्म कर दिया गया, बल्कि इनमें नरमी आई गई। पहले भी जा रहे थे, आपने क्यों नहीं बताया, ये क्यों वीडियो नहीं बनाई? आप लेकर आते ना वीडियो, हम चलाते। जिम्स ऑलरेडी खुले हुए थे। अच्छा मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। वैसे तो हम देख रहे थे कि कोरोना SOPs पर मौसर अमल दरामद और तेज़ी से वैक्सीनेशन के बायस मुल्क भर में जो है ट्रांसमिशन रेट में कमी आई है। लेकिन अगर सिर्फ हम कराची की ही बात कर लें तो दीगर शहरों की निस्बत कराची में वायरस का ट्रांसमिशन रेट जो है वो ज़्यादा है। और ऐसे में ये पाबंदियाँ हटा देना एक सवाल खड़ा कर देता है कि ये पाबंदियाँ हटाना कैसा होगा। सिंध हुकूमत वायरस का फैलाव किस तरह से रोकेगी, क्योंकि जब पाबंदियां हटती हैं तो मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर तफसीली बात करेंगे। जैसे कि शोएब ने भी कहा कि पहले से जिम्स खुले हुए थे, या पहले से जो है हम देख रहे थे कि जगहें वो जहाँ पर पाबंदियां आयद होनी चाहिए थी वो खुली, लेकिन एटलीस्ट अब ज़रा नोटिफिकेशन जारी है, बाकायदा उनको इजाज़त दी गई। ये अच्छी बात इसलिए महक मेरे नज़र में, क्योंकि ज़ाहिर है जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो भी परेशान थे, और ज़ाहिर है जो फिटनेस फ्रीक्स हैं वो भी परेशान थे। वो घर में उस तरह से एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे थे। अब जो चीज़ें खुल रही हैं, जो नरमी हो रही है, उसके बाद कोविड पर कैसे काबू पाया जाएगा, तो इसके लिए ज़ाहिर है एक प्लान होता है। और जब जिम्स की हम बात करते हैं तो बहुत से जिम्स में तो ये हो रहा है कि जब आप एंटर होते हैं तो आपको बकायदा सैनिटाइजर देते हैं, वो आपको एक टाइम देते हैं कि स्लॉट में आपने अपना एक्सरसाइज को मुकम्मल करना है, रश नहीं करना, इतने ही लोग इस जिम में जा सकते हैं। तो अपने तौर पर वो काम ज़रूर कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैंने देखा था कराची में एक जगह पर कि एक जिम में आपको सिर्फ महदूद लोगों को जाने की इजाजत है कि इस स्लॉट में सिर्फ इतने लोग जा सकेंगे। अगर अभी भी इन चीज़ों को मुझे लगता है बरकरार रखा जाए ना तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर ये कह दिया गया है कि जिम्स खुल गए हैं, मज़ारात खुल गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक रश लग जाए। लेकिन अमूमन होता ही है कि जब भी मैंने देखा कि मज़ारात के खोलने की इजाज़त दी जाती है तो बेपनाह रश होता है, बेपनाह। लेकिन आई थिंक शायद इसको भी इस तरह से कंट्रोल किया जाए कि एक महदूद तादाद में लोगों को कहा जाए कि इस टाइम पे आप जा सकते हैं और इस टाइम पे आप जा सकते हैं, तब तो आप बहुत सारी मुश्किलात पे काबू पा सकते हैं। मज़ार का ज़रा मुश्किल है क्योंकि ज़रा रश होता है, लेकिन जहाँ तक जिम्स की बात है या और स्पॉट्स की बात है तो वहाँ पर तो महक अब आसान नहीं है कि आप उनसे पूछ लें वैक्सीनेशन हुई है भाईजान। हाँ, ये अच्छा नहीं, वैसे मज़ार पे भी आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएं फिर आप अंदर जाएं। चेकिंग होती है ना, जैसे आपके बैग्स की चेकिंग हो गई, मोबाइल आपने रख दिया, तो वहाँ पर आई थिंक शायद आपका वैक्सीनेशन कार्ड चेक होना चाहिए कि अच्छा अगर आपने वैक्सीनेशन तो फिर इन नरमियों से कोई मसला नहीं है, फिर अंदर जाएं। तो जनाब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर खुल गई है तो इस तरह की चीज़ों के हवाले से खुशी होती है कि पाबंदियाँ थी, पाबंदियों के बाद शुक्र है ये चीज़ ख़त्म हुई है, लेकिन एहतियात लाजिम है। और ये हम बात इसलिए कर रहे हैं महक क्योंकि ज़रा हम बाकी शहरों में हम देख रहे हैं ट्रांसमिशन रेट कम है, लेकिन कराची का कम नहीं हो रहा। ज़्यादा है ना कराची में, इसलिए तो ज़्यादा है क्योंकि कराची वाले सुनते नहीं, मुझे लगता है लाहौर वाले नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पे लग रहा है पॉपुलेशन ज़्यादा है, ये भी एक फैक्टर है। आबादी ज़्यादा है, जब आबादी ज़्यादा होती है तो कुछ मुझे लगता है कुछ बहरानों का भी सामना करना पड़ जाता है। और जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची में शायद ज़्यादा बहरान आ जाते हैं। हम मुसलसल बात करें कि कैसे मुल्क किसी भी चीज़ के बहरान का शिकार होता है और इसका असर पड़ता है सिर्फ आम आवाम पर। एक बार फिर आवाम हो जाए होशियार, क्योंकि बिजली का बहरान सर उठाने लगा है। मुल्क के आबी ज़खायर में पानी और भी कम हो गया है। तरबेला डैम के 17 में से 13 पैदावारी यूनिट बंद होने से शॉर्टफॉल जो है 3000 मेगावाट तक बढ़ने का खदशा है, जबकि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो भी बढ़ जाएगा। इरसा के मुताबिक पानी की कमी के बाद तरबेला डैम के मजीद 6 यूनिट बंद हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 17 में से 13 यूनिट्स काम छोड़ चुके हैं। रवा माह समा से गुफ्तगू करते हुए वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने दावा किया था कि तमाम मसाइल जो हैं हल करके बिजली की पैदावार
यकीनी बनाएंगे। उन्होंने तो ये भी बताया था कि के इलेक्ट्रिक से नया मुआहदा भी हो रहा है जिसके तहत के इलेक्ट्रिक जितनी चाहे बिजली ले सकेगा। लेकिन हुआ ये कि तरबेला डैम से पैदावारी यूनिट बंद होना पड़ा और जनाब 3000 मेगावाट शॉर्टफॉल पैदा हुआ। यकीनन ये अच्छी खबर नहीं है। हम आगे चल के कोशिश करेंगे कि इस मामले पर हमाद अज़हर साहब हमें ज्वाइन करें, उनका मौक़िफ़ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें सामने रखते हैं ना, तो आप यकीन करें कि अवाम को होता ये है कि हमें इन चीज़ों से कोई नहीं है, बस हमें बिजली चाहिए। क्योंकि जब ये कहा जाए कि माजी की हुकूमत की वजह से ये हुआ है, तो फिर अवाम ये सवाल ज़रूर करते हैं कि अब आपको 3-3.5 साल हो गए, तो अब कारकर्दगी कहाँ है। एनीवेज, सियासी मामलात उस पर भी बात कर लेते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन मुसलसल हुकूमत पर तनकीद करती है, उस पर बरस रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने खिताब करते हुए कोटली आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। दूसरी जानिब दुनिया भर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अमरीका को फौजी अड्डे न देने से मुतालिक बयान को पजीराई मिल रही है। साथ ही FATF के अहदाफ में पाकिस्तानी कोशिशों को भी सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है, लेकिन हम निकल जाएंगे क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट है जिस पर काम करना बाकी है। तो ये तमाम मामला है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। शेख साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, पहले मुझे प्लीज़ ये बिलावल भुट्टो साहब के बयान पर कॉमेंट कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब को कह रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क हैं, वो कहते हैं कि कश्मीर का सफ़ीर बनने वाला कुलभूषण का वकील बन गया है। सर प्लीज़ ये जो बात उन्होंने की इस पर रिस्पॉन्स कीजिए। देखिए, अब वो बयान भी ना दें तो क्या करें। तो टीवी खेल रहे हैं, रिजल्ट निकलेगा, आपको पता लग जाएगा। सही। अच्छा शेख साहब, गवर्नमेंट बनेगी, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। और वो अपने जो मेन कैंडिडेट हैं उनका भी ख्याल करके देख लें कि वो भी मुझे जीतते हुए दिखाई नहीं देख रहे। बाकी खैर का इल्म अल्लाह को पता है। अभी तो इमरान खान खाड़े में उतरा ही नहीं है, अभी तो वो कश्मीर गया ही नहीं है। 2 तारीख के बाद वो कश्मीर में जाएंगे, रावलाकोट भी और मुजफ्फराबाद भी और मीरपुर भी 5-6 जलसे करेंगे। तो आप देख लें कि लोग किधर हैं। और यहाँ तक ये तल्लक है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सान्या है कि सियासतदानों को अपने अल्फाजों की जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ जो भी वज़ीर-ए-आज़म रहा है उसको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया है। सही। और इमरान खान ने जितना कश्मीर का केस लड़ा, किसी ने नहीं लड़ा बेशक, और वो लड़ेगा। और वो देखेंगे आपके कश्मीर के इशू को दुनिया में इमरान खान कितना उजागर करेगा। और शेख साहब, हमारे साथ साथ पूरी दुनिया भी देख रही है कि खान साहब हर प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से कश्मीर की बात करते हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की हम बात करते हैं। शेख साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। हुकूमती हल्के कहते हैं कि शायद बिलावल को अपनी पोजीशन का आइडिया नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में उनकी पोजीशन है क्या। तो जो ये पॉजिटिविटी है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी किस बेस पे इतना पॉजिटिव नज़र आ रहा है? जबकि 8 उम्मीदवार है उनके पास। तो सिर्फ मेरा मतलब वो तो वो होंगे ना कि जो लोग कह रहे हैं कि ये जीत सकते हैं। मैं 8 से भी 1 आधी सीट कम ही देख रहा हूँ उनकी, और नून के इससे भी कम होंगे। मैं नहीं देख रहा पीपल्स पार्टी की कश्मीर में सियासत। आप देखें, गिलगित बल्तिस्तान में भी वो हुकूमत बनाए बैठे थे। वो तो इस कदर हुकूमत बनाए बैठे थे कि वो अपने चीफ मिनिस्टर्स के नामों की बातें करते थे। इस पाकिस्तान में ब्लफ गेम जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। हकीकत का, जमीनी हकायक का सियासतदान जुर्रत नहीं करते कि वो उसका इजहार करें। सो मैं आज़ाद कश्मीर में उनको लूजर एंड पे देख रहा हूँ। उनकी कोई मुस्तकबिल में कोई गवर्नमेंट के मामलात नहीं है। PTI गवर्नमेंट फॉर्म करेगी इंशाल्लाह। सही। शेख साहब, इमरान खान साहब ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से मुतालिक जो सवाल था उस पर कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद ज़ाहिर है गवर्नमेंट का ये एक स्टांस रहा है। आर वी स्टिल फेसिंग प्रेशर? स्टिल कांटेक्ट किया जा रहा है, स्टिल इस पर बात हो रही है, स्टिल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस पर बात करेगा अमेरिका से? पाकिस्तान किसी से भी मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं होने चाहिए। हम सारी दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए सारा हमारा जोग्राफिया बहुत अहम है, जिसमें हमारा बॉर्डर जापान के साथ, रूस के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है, इंडिया के साथ लगता है, ईरान के साथ लगता है। अफगानिस्तान में जो हालात बनते जा रहे हैं रोज बरोज, क्योंकि मैं बॉर्डर मैनेजमेंट भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सो हम एक तोरखम और एक चमन बॉर्डर के अलावा इनको भी हम इलेक्ट्रॉनिक पे ले जा रहे हैं। और 88% अफगान बॉर्डर्स पे तो हमने
फेंसिंग कर दी है और 46 से 50% के दरमियान, 46 या 48% हमने ईरान बॉर्डर भी कर दिया है। इस साल तक ईरान बॉर्डर की भी फेंसिंग हो जाएगी, क्योंकि हमें जो है वो इंटरनेशनली प्रेशर इन ए वे है कि हम दुनिया में एक बहुत बड़े जोग्राफियाई आपके K2 की अहमियत के जोग्राफिये में हम मौजूद हैं और किसी तरफ भी किसी को जाने के लिए पाकिस्तान से गुजरना है। इसलिए पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान में सुकून और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बाज़ लोगों को आंखों नहीं भाती, लेकिन इन सब मसलों से इंशाल्लाह हम निकलेंगे। और अफगानिस्तान में जब हमने ये कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं होगा, तो आप ये देखें कि इसका अफगानिस्तान के लोगों पे कितना पॉजिटिव रिएक्शन है, क्योंकि हमने पड़ोस देखना है, हमने 1000 मील या हजारों मील के डिस्टेंस का इंटरेस्ट नहीं देखना है। और ये हमारी नई स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी में हमें चीन, रूस, ईरान, इन सब की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। ठीक। अच्छा शेख साहब, एक और अहम मामला FATF, उसकी ब्लैक लिस्ट का खतरा तो मुकम्मल तौर पर टल गया, इस पे हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। जो काविशें हमने देखी कि मौजूदा हुकूमत की थी वो भी काबिल तारीफ थी, लेकिन पाकिस्तान स्टिल ग्रे लिस्ट में है और उम्मीद है कि अगली बार हम इससे निकल जाएंगे, क्योंकि वो 27 निकात जिन पर काम करने के लिए कहा गया, 26 पे बड़े अच्छे तरीके से काम हुआ, एक पॉइंट है जिसपे अभी भी काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का स्टिल ग्रे लिस्ट में रहना क्या इस बात की निशानदही करता है कि भारत और फ्रांस की लॉबी जो है वो इस चीज़ में कामयाब होगी कि उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं दिया? देखिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री देख रही है और हमने इसमें बहुत मेहनत की है इन 4-5 महीनों में, और हमारी, मैं नहीं समझता कोई हफ्ते वजारत दाखिला में जो है FATF के बारे में मीटिंग ना हुई हो। और ऑफ कोर्स फ्रांस के रिजर्वेशन हैं, हमारे यहाँ इंतहा पसंद लोग ऐसे बयान दे देते हैं कि हमने सारे नाके ख़त्म किए हैं इस्लामाबाद में और 300-380 लोग जो हैं वो वैसे ही नाकों पे लोगों की गाड़ियों की चेकिंग पे लगे हुए थे। सो एक फ्रांस एम्बेसी अपने आप को उनको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। सो फ्रांस का रोल, इंडिया को ऑब्वियसली इंडिया ने तो चाहना कि पाकिस्तान के लिए मसले पैदा हुआ। देखें, कल जो जम्मू में ड्रोन हमले हुए हैं उनके तकनीकी ब्रांच में, उसका मलबा भी पाकिस्तान पे घेरेंगे वो। कल इंडिया की तारीख में एक नया वाकया हुआ है कि 2 ड्रोन अटैक हुए हैं वहाँ पे और तकनीकी ब्रांच में हुए हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव होती है, जहाँ उनके सारा डेटा और सारा उनका साजो सामान और सारी स्ट्रेटजी का जो होता है वो हब होता है। वहाँ पे 2 धमाके हुए हैं, 2-4 दिन में पता लगेगा कि वहाँ क्या उसका इफेक्ट हुआ है। सो पाकिस्तान के साथ ज़ाहिर है नस्ल दर नस्ल इंडिया जो है उसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, और पाकिस्तान की कोशिश के बावजूद कि हम मसला कश्मीर पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो मसला कश्मीर को पे बात करने के लिए सोरेन सिंह और भुट्टो के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हुए। वाजपेयी के मुज़ाकरात में मैं भी शामिल था, और ये सारी चीजें इस बात की निशानदेही करती हैं कि पाकिस्तान खटकता है दिल यज़्दा में कांटे की तरह। सो पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम दायम है, और पाकिस्तान की इन फोर्सेस जो है अपनी जान हथेली पर रख के पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का पाक फौज मुकाबला करेगी इंशाल्लाह। और हम देखते भी है कि किस तरह से हम वक्त तैयार रहती है। अच्छा शेख साहब, एक कमेंट जरा उस बात पे जो आप हमेशा से कहते हैं कि नून से शीन निकल जाएगी, तो ये जो शीन वाला मामला था, अब आपको लगता है कि ज़्यादा निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जब भी शहबाज शरीफ एक्टिव होते हैं, मरियम नवाज खामोश हो जाती हैं, ट्विटर भी बंद होता है, उनकी ज़ुबान भी बंद होती है। तो ये जो बंद होना है मरियम नवाज की ज़ुबान का, प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि वाकई पोजीशन आ गई कि अब नून लीग को शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं? मैं बहुत पहले वक्त से बात कर देता हूँ, ये मुझ में एक गलती है और खुद निशाना बन जाता हूँ तनकीद का। बिल आखिर होता वही है, लेकिन मेरी जरा टाइमिंग और ट्यूनिंग जरा तेज है। मैं सालों पहले बात करता हूँ और उसका फिर बाद में वो साल पूरा तो मैं तनकीद की नजर बना रहता हूँ। 2 डिफरेंट ऑप्शन है। एक वो कह रहे हैं कि सुलह की सियासत की जाए, एक समझते हैं लड़ाई की सियासत की जाए। कभी मफामत वाले ऊपर आ जाते हैं और कभी मजामत वाले पर निकाल लेते हैं। लेकिन अपोजिशन इस थकी हुई अपोजिशन से जिसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं और प्लगों में कचरे
में दे रहे हैं। मुझे तो कोई पोजीशन नजर नहीं आ रही। 3 साल होने वाले हैं गत में, 1 साल और है और उसके बाद इलेक्शन की तैयारियां कैंडिडेट मैदानों में आ रहे हैं। आप इतने बड़े हल्के होते हैं, देखें ना 4-4 लाख हमारा वोटर है, सुबह सफाई करते करते जो पुरसा है नहीं गए, कुछ और हुए। 1 साल तो इलेक्शन कैंपेन का आप देखें, आखिरी साल इलेक्शन कैंपेन का होता है जो सीरियस कैंडिडेट हो, जो बरादरी बेसिस पे ना लड़ता हो, पॉलिटिकल बेसिस पे लड़ता हो, तो वो 1 साल या 6-7 महीने उसके तो इलेक्शन कैंपेन के लग जाते हैं और उसको तैयारी की जरूरत होती है कि नाराज लोगों को राजी करना है उसमें। सो मैं इस अपोजिशन के आता हूँ, मैं इस अपोजिशन को इमरान खान के लिए करने वाला समझता हूँ। कोई सीरियस, ये तो दिसंबर में हमें कह रहे थे जी अस्सलाम वालेकुम आप चले, और हमने बजट भी पेश कर दिया, इंशाल्लाह अगला भी बजट इमरान खान पेश करेंगे। सो कोई मसला नहीं है इस अपोजिशन का। एक फजल रहमान एक्टिव पॉलिटिशियन वहाँ थे, मदरसों की उनकी एक सपोर्ट है, अल्लाह उनको खैर दे। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी या नून लीग से तहरीक इंसाफ को कोई डर है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद ये और खुश हो जाए। सही। शेख साहब, कमिंग बैक टू द सिक्योरिटी सिचुएशन, लाहौर धमाके में अब तक जो पेशरफ्त हुई है, जो तहकीकात हो रही हैं, क्या हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम बता सकेंगे कौन इन्वॉल्व था? जब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बैरूनी हाथ मुलव्वस है, तो तकरीबन एक मुलजम रह गया जो अभी हमने गिरफ्तार किया। तमाम के हम पहुँच गए और जहाँ गाड़ी बनी, जहाँ खरीदी गई, जो लोग आए जिन्होंने लाहौर पहुँचाई, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आज तक कोई केस ऐसा नहीं है दहशतगर्दी का जिसको अपने अंजाम तक ना पहुँचाया। उनकी पेंडिंग लिस्ट में कोई केस नहीं है। और हमने कराची से भी एक बहुत बड़ा गिरोह पकड़ा है और अभी इसका बताना मुनासिब नहीं है। सर, गिरोह जो पकड़ा है वो इसी केस से मुताल्लिक? नहीं, इस केस से हटकर एक बहुत खौफनाक ग्रुप। वो क्या है सर? यही है, ज़ाहिर है इस मुल्क में दहशतगर्दी करना चाहते हैं, इस मुल्क को डिस्टेबल करना चाहते हैं, और कराची में वो उनका प्लान था। तो वो मेजर सिटीज में अपनी पावर शो करना चाहते हैं, अपनी जो साजिशें हैं उनको जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की फोर्सेस काफी ट्रेंड हैं इन सारे साल से। अब देखो ना, 20 साल अमेरिका जो वहाँ रहा है, अफगानिस्तान में 42 मुल्कों की फौज के साथ, तो पाकिस्तान की एजेंसियां भी इसी तरह मुतहरिक नहीं है, वहाँ पे एक्टिव रही हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। शेख साहब, मेरा दिमाग वहीं है, चूँकि ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि कराची से गिरोह का पकड़ना, हम ये समझें कि कराची बड़ी तबाही से बचा, ये बहुत अहम खबर है कि गिरोह पकड़ा गया। ऊंचा नहीं ले जाना चाहता, मैं हाइट की क्रिएट करना चाहता था। ये समझे कि कुछ साहसी लोगों को हमने पकड़ा है। रॉ इन्वॉल्व था सर? ऑफ कोर्स रॉ इन्वॉल्व था। ठीक, शेख साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और जिस ऐसी सिचुएशन वो बता रहे थे, उनकी एजेंसियाँ जितने बेहतर तरीके से काम करती हैं आवाम की मुहाफ़िज़, यकीनन हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। शेख साहब बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब। अवामी मसलों की जब हम बात करते हैं तो यकीन करें कि महंगाई जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बड़ा मसला है। तकरीबन पाकिस्तान का हर शहरी जो है महंगाई से परेशान है, क्योंकि आए रोज़ अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ जाते हैं। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक कराची मुल्क का महंगा तरीन शहर बन चुका है। बड़ी ईद आती तो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, यानी महंगाई ज़्यादा हो जाती है। ईद से पहले टमाटर अचानक 100 रुपये किलो हो गए हैं। यही हाल गवार फली, भिंडी और अरवी का है, जो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी और मुतल्लिका हुकाम तो कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही हैं। बेचारे अवाम सिर्फ शिकवा कुना नज़र आते हैं और दिल की भड़ास वो निकाल रहे हैं इस तरह से कि वो शिकवे करते हैं, गम और गुस्से का शिकार नज़र आते हैं और पूछते हैं कि जनाब इंतज़ामिया कहाँ है, क्यों कोई देखने वाला नहीं है। जब बात देखने की हो, जब बात हो कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ क्या कर रही हैं, जब बात ये होगी कोई जाएगा और उनसे पूछेगा जो कि दाम ज़्यादा लेते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प खबर मैं इसे कहूँगा, बल्कि मुनफरद खबर कहूँगा। आप सोच नहीं सकते कि लाहौर में हुआ क्या है। यह एक अनोखा कारनामा हुआ है। सरकारी रेट लिस्ट से सस्ती सब्जी फरोख्त कर रहा था एक सब्जी फरोश, उन भाईजान पर हो गया मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल मजिस्ट्रेट ने EIR में लिखवाया है कि मुलजिम वकास मजीद ने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई थी और भिंडी जो कि 95 रुपए की बेचनी चाहिए वो 73 रुपए की बेच रहा था। टमाटर 50 के थे, 25 रुपए में फरोख्त कर रहा था। बजाय इसके के अवार्ड देते
उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तार हुआ। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल साहब की जब बात करती हूँ मैं तो मुझे थोड़ी हैरानगी होती है कि शहबाज साहब जब भी कोई बयान देते ना तो कभी कभी खुद बयान मुझे मजाका खेज लगता है। उन्होंने इस खबर को मजाका खेज करार देते हुए कहा है कि लाहौर की इंतजामिया को इस मैजिस्ट्रेट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में डिप्टी कमिश्नर लाहौर और पंजाब पुलिस को भी टैग किया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि शहबाज साहब जब महंगाई बढ़ती है और कोई भी चीज़ें फ़रोख्त करने वाला सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त नहीं करता तो एक ट्वीट तब भी होना चाहिए ना। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं हम ज़रा सयाहत के फ़रोग की बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नारान कागान जाएंगे जहां सयाहत से मुतालिक मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा, ये खबर सुन शुएब की आंखें ऐसे टिंग खुल गई हैं कि मैंने भी जाना है। मैंने जाना, आप हो के आ गए हैं, नारान नहीं किया। अच्छा चलें, अगली दफ़ा वहाँ चले जाएगा। उम्मीद है कि इससे खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर मईशत को फ़रोग हम देखेंगे कि मिलेगा। और जनाब इसमें इस तरह से भी मदद मिलेगी कि जब हमें शुएब ने यहाँ की सैर कराई थी हम कहते थे कितना अच्छा इंतजाम है। अब वज़ीर आज़म इतना हम दौरा कर रहे हैं आज, तो हम आज आपको खूबसूरत खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा की सौगात ट्राउट फिश की कहानी सुनाएंगे। शुएब ने खाई है तो ये कैसी है ये हम शुएब से पूछेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। मैं नहीं खाती, पूरी टीम ने खाई थी। पूरी टीम गई नहीं थी, एक बंदा गया। जो टीम उस आउटडोर पे थी उसकी बात करें, आप खुद जाना नहीं चाह रही थी। नहीं मैं ये बातें कैमरे के पीछे करेंगे। ब्रेक, एक छोड़ लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कोविड-19 की बात कर लेते हैं, इसके फैलाव की बात कर लेते हैं। मुल्क में कोविड के केसेस में कमी आ रही है, SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन का अमल तेज होता दिखाई दे रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। खास तौर पर अगर हम बात करें सबसे बड़े शहर कराची की, गुज़श्ता कुछ रोज़ में मुल्क के दीगर शहरों में तो हम देख रहे हैं कि वायरस का ट्रांसमिशन रेट कम हुआ है, लेकिन कराची में ऐसा नहीं है। ऐसे में कराची समेत सिंध भर में आज से दरगाहें, मज़ारात, इंडोर जिम्स, स्विमिंग पूल्स और एम्यूजमेंट पार्क्स खुल गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, कराची में दीगर शहरों की निस्बत ट्रांसमिशन रेट अब भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है। ऐसे माहौल में सब कुछ खोल देना, वायरस का फैलाव कम कैसे होगा, कैसे मुमकिन बनाया जाएगा, क्या प्लान है? हमने बहुत कोशिश की और मेरे ख्याल से बाकी सूबों के से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कराची ने निस्बत ज़्यादा लंबा लॉकडाउन लगाया और हमारे लॉकडाउन से फ़ायदा भी हुआ। जो फिगर्स 18, साढ़े 18, 19 तक चले गए थे तो उसको हमने नीचे कोई 8, साढ़े 8% तक लेके आए थे। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अब जो है वो फिगर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है और इसके लिए यही ज़रूरी है कि अगर लोग ये नहीं चाहते कि फिर से लॉकडाउन लगे, अगर लोग नहीं चाहते कि फिर से सख्ती हो सिंध हुकूमत की तरफ से, तो उनको SOPs पर फॉलो करना पड़ेगा। हमने भी जो है बहुत सोच समझ के रेट कम होने के बाद ही लॉकडाउन हटाया, उसके बाद ही रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग हमने 12 बजे तक दिए। और जो आजकल की इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिस मुसीबत ने इमरान खान ने हमें डाल दिया है, जिस महंगाई के तूफ़ान में आज हम बैठे हुए हैं, तो मजबूरन हमें लॉकडाउन खोलना ही पड़ा। आई एम होपफुल और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपने हमवतनों से अपने ख़ुसूसन कराची, हैदराबाद के अवाम से कि वो SOPs का ख्याल करेंगे, वरना फिर हमें मजबूरन फिर से लॉकडाउन लाना पड़ेगा, जो हम लाना नहीं चाहते। ठीक, तैमूर साहब, वैक्सीनेशन का अमल तो जारी है, ज़िंदगी मामूल पर लाने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन वायरस का ट्रांसमिशन रेट दीगर शहरों की तरह हम क्यों नहीं देख रहे कि कम हो रहा है? कहाँ पर गलती हो रही है? देखिए, जब आपने जिस तरह से हम अब वैक्सीन लगा रहे हैं, एक हाईएस्ट मेरे ख्याल से जो भी स्कोर है आपके सब सूबों में वो सिंध सूबे का है। हम बाकी सूबों से बेहतर स्पीड पर करें। जिस किस्म के हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं सिंध सूबे में, तो आपने देखा वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। आपको वहाँ पे अगर आप जाते हैं बग़ैर रोक टोक के, बग़ैर कोई लंबे क्यू में बैठने के, आपको इमीडिएटली वैक्सीन लगती है। हमने अब आपको पता है कि काफ़ी वक्त से जो डोर टू डोर जाके वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिए। तो हम चाहते हैं जिस तरह से सिंध हुकूमत मेहनत कर रही है, तो कुछ ना कुछ शहरी भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। रेट तो अभी भी हाई है, पर हालात उतने बुरे नहीं हैं, मुकाबलन हालात बेहतर हैं। ख़ुसूसन वो लोग जिनको वैक्सीन लग गई है और वो खुदा न खास्ता उनको कोविड होता भी है, तो कोई सीरियस सिम्टम्स नहीं होंगे अनलेस उनके साथ कोई मेजर मेडिकल इश्यूज़ हों।
और ये आराम से गुजर जाएगा। हम पहले दिन से कोशिश कर रहे थे, हम पहले दिन से हमने कोविड के जो जिस तरह से सिंध सूबे ने काम किया और बाकियों ने उन्हें फॉलो किया, हमने कभी वो गलती नहीं की जो इमरान न्याजी ने की। हमने कभी नहीं कहा कि घबराना नहीं है, नज़ला है, ज़ुकाम है। तो हमारे हाथ में जितना भी है हम अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि SOPs पर भी अमल हो, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी फुल फोकस हमने किया हुआ है ताकि इंशाल्लाह ताला ये रेट हम फिर से नीचे लाने में कामयाब हो जाए। सही। तैमूर साहब, वैक्सीनेशन मैंडेटरी इसकी बात की गई थी, तो ताजरों की जब वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं तो क्या सर्टिफिकेट्स जो फैसला हुआ था चेक किए जाएंगे? तो चेक किया जा रहा है? ऐसी टीम्स बनाई हैं जो मार्केट्स जाएं और चेक करें? जी, हमने ये फैसला किया है। ताजरों के बाद जो है हम इस चीज़ को ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। शायद हम एक ऐसा रूल बनाएंगे कि सिर्फ़ वो रेस्टोरेंट्स, सिर्फ़ वो दुकानें, सिर्फ़ वो जगहें खुली होंगी जहाँ पर वहाँ के स्टाफ ने वैक्सीनेट कराया हुआ होगा। अभी तक हमने एक्शन नहीं लिया, अभी तक हमने छापे मारने शुरू नहीं किए। हमें ग्रेस पीरियड देना चाहते हैं ताकि उस ग्रेस पीरियड में हर कोई जाके अपने वैक्सीनेशन करवा के अपने वैक्सीनेशन कार्ड्स अपनी दुकानों पर, अपनी रेस्टोरेंट्स पर जो भी स्टाफ है उनका विजिबल रखें। तो हम अभी उनको कुछ टाइम देना चाहते हैं ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, कोई ताजिर ये ना कहे कि हमें वक्त नहीं दिया गया सिंध हुकूमत की तरफ से। तो और हमें होपफुल भी हैं कि उसी ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर वो ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा तैमूर साहब, ये भी बताइएगा कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने तो जुलाई में चौथी लहर आने का खदशा जाहिर किया था। सूबाई हुकूमत के अगर मैं प्लान की बात करूं तो इससे बचने के लिए क्या प्लान बना रखा है सूबाई हुकूमत ने? हम तो हमेशा फ्रंट फुट पर ही होते हैं। उसी चौथी लहर के डर से हम जो है इतनी स्पीडली वैक्सीनेशन करा रहे हैं, इतनी सख्ती कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो। इसी वजह से हम SOPs पर भी अमल दरामद की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि सिंध हुकूमत प्रिपेयर्ड है और प्रिपेयर्ड होगी, और हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी इदारे हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि SOPs पर भी अमल हो और वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो। जो बात आप SOPs पर अमल दरामद की कर रहे हैं सर, तो अब ईद कुर्बान सर पर है, बड़ी तादाद कुर्बानी के मवेशियों के लिए ख़रीदारी के लिए अब निकल रही है, रश लगता है, मवेशी मंडी लोग जाते हैं, छोटी छोटी जो मंडियाँ वहाँ पर जाते हैं। इस सूरत हाल को भी ज़रा आप लोग मद्देनज़र रख रहे होंगे, क्या प्लान है सर कि इन जगहों से कोविड ना फैले? अगेन आई विल बी होपफुल, और मैं दुआगू हूँ कि हालात कंट्रोल में रहें, लोग SOPs फॉलो करें ताकि हम इन चीज़ों पर बंदिश ना लगाएं। आपने एक ऐसा वक्त देखा जब हमें इन मंडियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। लोगों के लिए भी तकलीफ़देह था, पर उससे ज़्यादा तकलीफ़देह उनके लिए था जो इस कारोबार में अपना ब्रेड एंड बटर कमाते हैं। लिहाजा फिर वही बात होगी कि SOPs का हम सख्ती से ख्याल करेंगे, पर आवाम को भी हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा इस रेट को नीचे लाने के लिए। इसमें कोई शक नहीं, हम सबको एज ए सिटीजन बिहेव करना होगा। थैंक यू वेरी मच। तैमूर तालपुर साहब साथ मौजूद थे, पर इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, सोशल मीडिया की बात करते हैं, और एक एप्लीकेशन जिसने आजकल मैं कहता हूँ थोड़ी धूम मचाई हुई है, स्नैक वीडियो। हम देख रहे हैं बहुत से लोग, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, या फॉर दैट मैटर हमारी नौजवान नस्ल, वो इस टिकटॉक से अब आ रही है स्नैक वीडियो पर। क्या मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने भी ये एंटरटेनमेंट ऐप ज्वाइन कर ली है? दिखा तो हमारे ये फेक और जाली ये जो वीडियोस हैं, क्योंकि आजकल मरीम नवाज के चेहरे वाली कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन का ये ख्याल है कि शायद अहम सियासी लीडर ने अवाम के दरमियान जगह बनाने के लिए सैप का सहारा लिया, लेकिन जिस तर्ज की ये वीडियोस बनाई जा रही हैं वो हैरान कुन है। अवामी लीडर का गानों पर वीडियोस रिकॉर्ड करना, लिपसिंग करना, ये नामुनासिब कह लीजिए, यूँ कहिए कि हज़म नहीं होता। इन वीडियोस के पीछे क्या हकीकत है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है निगत दाद ने, आप डिजिटल राइट्स फाउंडेशन को हेड करते हैं। निगत, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। निगत, ज़ाहिर है ये तो क्लियर हो गया कि ये फेक है, ये जाली है, हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। पर मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, इस तरह किसी का चेहरा इस्तेमाल करना अनएथिकल तो है, क्या इल्लीगल भी है, जुर्म भी है? जी बिल्कुल शुएब, ये जुर्म है, और ये बहुत वाज़े लिखा हुआ है पाकिस्तान के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में, जो 2016 में आया था, और बारहा हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस पे बात करते हैं।
इसमें सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 24 जो है, ये मुख्तलिफ तरीके से इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए फेक आईडीज इस्तेमाल करता है या फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल करता है, तो ये एक जुर्म है। जो सेक्शन 21 है वो साइबर स्टॉकिंग का है। उसमें बहुत सी और भी सब सेक्शंस हैं, लेकिन एक बहुत जो वाज़े बात वो सेक्शन करता है वो ये करता है कि अगर आप जानबूझ के किसी की आइडेंटिटी को स्टील करके और उसको नुकसान पहुंचाने की वो करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये किसी ने नुकसान पहुंचाने के लिए किया हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसकी वीडियोस बना के फैला रहे हैं और इस वक्त सियासी एक इन्वायरमेंट क्या है, उसको क्या नुकसान हो सकता है। और चाहे ख़वातीन वो पॉलिटिशियंस हों, जर्नलिस्ट हों, एंकर्स हों, लेकिन जब भी कोई उनकी जेंडर को ले करके उनके हवाले से कोई वीडियोस बनाता है तो उनकी जो विजिबिलिटी है वो और ज़्यादा उनको नुकसान समटाइम्स पहुंचाती है, जब ट्रोलिंग और हेट स्पीच और लोग उनको बहुत ज़्यादा हरासा करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। सही। अच्छा नेगा, जैसे आपने कहा कि ट्रोलिंग करना, मजाक बनाना, तो हम सिर्फ अगर सोशल मीडिया पे देखें तो सिर्फ मजाक की खातिर बहुत सारे वीडियोस को एडिट किया जाता है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। इस चीज़ को आप रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि ये एक वीडियो आती है, 2 वीडियो आती है, 3 वीडियो आती है, आप रिपोर्ट करते रहते हैं, फिर आप भी एक टाइम पे थक जाते हैं। लेकिन इसको रोकने का, बंद करने का, इसके खिलाफ कंप्लेन करने का कोई ना कोई तो एक तरीका होगा ना? महक, ये बहुत एक बड़ा अहम सवाल है और इस सवाल के लिए हम पिछले जब से ये कानून आया है इस सवाल पे बात करते हैं कि इसको रोक कैसे सकें। अब ये बड़ा ज़रूरी है कि जो ऐसे इदारे, जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जैसे आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है जो कि इस हवाले से फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और रियासती इदारे वो कितना काम कर रहे हैं ये अवेयरनेस फैलाने में, लोगों को बताने में। देखिए, बहुत से लोग जब इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं पता कि ये गैर कानूनी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जब वो लोगों में ये बात फैलेगी कि आप अगर किसी को स्टॉक कर रहे हैं, आप किसी की फेक वीडियो बना रहे हैं, तो उसकी सज़ा 5 साल है, उसकी सज़ा 3 साल है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 24 जो पीका का है, इसमें इसकी सज़ा 5 साल है और सज़ाएं हुई भी हैं। लाहौर में 2018 में एक यंग लड़के को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा दी थी और उसमें ये तीनों शिकें जो मैंने आपको बताई हैं, सेक्शन 20, 24 और 21, ये उस पर अप्लाई की हैं। अच्छा। तो हाँ, बिल्कुल ये हुआ। और भी बाय द वे और भी बहुत से ऐसी सज़ाएं हुई हैं। मुख्तलिफ, पेशावर में हुआ है, कराची में हुआ है। अभी रिसेंटली अगर आपने सुना हो, कराची के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे, उन्होंने अपनी कुलीग की फेक आईडी से उनको बदनाम करने की कोशिश की, तो उनको अभी अब सज़ा हुई है। लेकिन जैसे महक कह रही थी कि बंदा थक जाता है, रिपोर्टिंग करके थक जाता है, केसेस आगे लेकर के वो 5 साल लड़ी हैं अपने केस से। अब हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 5 साल है ना। अगर हमारे नाम से कोई फेक पेज है, कोई फेक अकाउंट बनता है तो हम थक जाते हैं रिपोर्ट कर करके, फिर हम एंड में कहते हैं छड्डो, बस जो बनाता है जो करता है करने दो। लेकिन वही बात है ना, ये भी गलत है कि आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन कब तक आप इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे? क्योंकि जिन्होंने बनाना है फेक अकाउंट या फेक पेजेस, वो तो बाज नहीं आएंगे। हाँ, महक, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे बात करते रहें। देखें, ओवरनाइट कभी भी ये बात जो है लोग आगाह नहीं होंगे। मुसलसल इस पे बात करते रहना बहुत ज़रूरी है। जब बहुत सी पनिशमेंट्स होती हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि भाई ये जो हम काम करने जा रहे हैं गलत है। अच्छा, अब यहाँ पे 1-2 और बहुत अहम चीज़ें हैं। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। ये बात बहुत दफ़ा हम लोग करते हैं कि रिफॉर्म्स लेकर आएँ, उनको इस काबिल बनाएं कि वो एक्टिवली इन कंप्लेंट्स को देख सकें। और उसके साथ साथ जो हमारी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको भी पुश करना पड़ेगा कि भाई आपके रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्यों नहीं काम कर रहे। जब हम आपको बता रहे हैं कि सर्टेन कंटेंट जो है ये मेरी रेपुटेशन ख़राब कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, या बहुत केसेस में ख़वातीन के साथ ये होता है कि उनको उनके घर वालों से डर लगता है कि ये इनको अगर पता लग गया तो ये कहीं मुझे ही नुकसान ना पहुंचाए। अब अनफॉर्चुनेटली ये है हमारा माशरा, तो ये सोशल मीडिया कंपनीज को भी पुश करना पड़ेगा कि भाई आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस आर नॉट वर्किंग फॉर अस एंड यू रियली नीड टू सी कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, और जब हम रिपोर्ट यहाँ से करते हैं तो फिर आप टेक डाउन कंटेंट क्यों नहीं करते। और उसके साथ साथ जो हमारा कानून है
उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, बजाय ये कि और कवानीन लेकर आए जो ऑलरेडी 2016 में लेकर आए हैं, अगर उसी को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा निगत, चूंकि डिस्कशन स्टार्ट हुई है स्नैक वीडियो से, तो मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ आपसे इस ऐप से मुताल्लिक, चूँकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब सारिफीन इसके हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत यूज़र्स इसके बढ़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये ऐप सेफ़ है, या ऐसी जो भी नई ऐप्स आ रही हैं क्या वो सेफ़ हैं? और जो इसमें लोगों को एक कहा जा रहा है कि आप इस पर ऐप पर आएँ, आपको पैसे मिलेंगे और लोग इससे पैसे कमा भी रहे हैं, तो ये इन एक्चुअल हो क्या रहा है? क्या क्या मॉडल है इस ऐप का या ऐसी किसी भी ऐप का? शुएब, मैं ज़ाती तौर पे इस ऐप को नहीं जानती, लेकिन बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो कि इसी तरह से अट्रैक्ट करती हैं यूजर्स को। और ये जो सेंसेशनल कंटेंट, इंटरटेनिंग कंटेंट, ये एक इंसेंटिव देना कि आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके फॉलोअर्स इंटरटेनर आप बनेंगे, इस तरह की बात। तो लेकिन यूजर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो एप्स हैं वो एक तो अनएथिकल हैं, और दूसरा चाहे वो ऐप कहीं से ओरिजिनेट हुई हो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके मुल्क का कानून क्या कहता है। हमारा लोकल लॉ जो है, जब आप इस तरह की ऐप इस्तेमाल करेंगे और किसी के भी चेहरे को इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, आप इंटरटेनमेंट के मकसद के लिए कर रहे हैं, दैट्स एक्चुअली अनएथिकल एंड इल्लीगल। सो जब आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और किसी का चेहरा इस्तेमाल करके इस तरह, तो आप उसकी रेपुटेशन को खराब करें। अब उस शख्स को पता हो या ना हो, लेकिन आप एक जुर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निगत, बस लास्टली मुझे ये बता दें, क्योंकि इस पर हम हमेशा बात करते हैं और बार बार करनी बहुत ज़रूरी है कि जो पहले ना जान पाए वो अब जान जाए। किसी भी शख्स की अगर आईडी फेक आईडी बनी है, उसका फेस इस्तेमाल हो रहा है, उसका कंटेंट इस्तेमाल हो रहा है, उसको कोई मिलाइन कर रहा है, तो तरीक़ेकार इन एक्चुअल है क्या और कितना प्रोसेस? आपने कहा सजाएं हुई हैं, लाहौर की बात भी आपने की, कराची के प्रोफेसर की बात भी की, ये तरीक़ेकार कितना लंबा होता है? सो शुएब, ये एक अहम सवाल है कि तरीक़ाकार जो है वो कुछ केसेस में बहुत लंबा हो जाता है और कुछ केसेस में वो जल्दी मामलात निपट जाते हैं। लेकिन ये है कि मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि अगर आपके शहर में साइबर क्राइम विंग मौजूद है तो बराए मेहरबानी उनके दफ्तर में जाइए, बजाय ये कि ऑनलाइन कंप्लेंट करें। ऑनलाइन कंप्लेंट्स लोग कर सकते हैं, लेकिन वो उसको हफ्तों लग जाते हैं। तो आप उनके दफ्तर में जाइए और वहाँ पे वो आपको गाइड भी करेंगे कि आप किस तरीके से कंप्लेन लिख सकते हैं। लेकिन ये कि इस पे काफ़ी टाइम लग जाता है, कुछ हफ्ते भी लग जाते हैं, फिर महीनों भी लग जाते हैं। इंक्वायरी होती है, फिर उस पर वो वेरीफाई करते हैं कि आया ये केस जो है ये प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद साइबर क्राइम विंग उस पर एक्शन लेता है। लेकिन मैं एक और चीज़ कहूँगी कि इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, लोग उसको गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन हमारी भी हेल्पलाइन है 0800 39393, जो कि बेसिकली है साइबर हरासमेंट के लिए। आप लोग गाइड करते हैं निगत कि आप कैसे कंप्लेन करें? बिल्कुल शुएब, हम 3 चीज़ों पे गाइड करते हैं। एक तो ये कि लीगल प्रोसेस बताते हैं कि अच्छा अगर आपने साइबर क्राइम विंग के साथ इसको लेकर के चलना और साइबर क्राइम लॉ इस्तेमाल करना है तो क्या प्रोसेस होगा, वो केस टू केस बेसिस होता है। दूसरा, हम लोग बहुत सी खवातीन मेंटली बहुत जैसे महक ने कहा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो हम उनको वो भी मेंटल काउंसलिंग देते हैं और डिजिटल सिक्योरिटी भी। ग्रेट, थैंक यू निगत, थैंक यू। आपने इससे मुतालिक तो एलेबरेट भी किया और आपने खुद कहा कि आपका प्लेटफॉर्म भी है जिससे लोगों की हेल्प हो रही है। बढ़ते हैं आगे और हमारा सेगमेंट हाजिर है अनदेखा पाकिस्तान। तो जनाब, आज आपको अनदेखा पाकिस्तान में लिए चलते हैं ऐसी जगह पर जहां परियों का बसेरा है। हम बात करें नागा पर्वत के दामन में ख्वाब और ख्यालों जैसी हसीन वादी फेरी मैडोज की, जहां की सैर को जब लोग जाते हैं तो शायद वहीं के होके रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी इस कुदरती हुस्न में अगर वो गुजार देंगे तो क्या ही बात है। क्या बात है। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत सियाहती मकाम, इस तक पहुंचना कितना मुश्किल है, ये हमें बताएंगे हमारे साथी एंकर फैसल करीम। चार सू हरियाली,
जुगाली करते बेपरवाह चरिंद, कानों में रस घोलते परिंद, घने जंगल, जंगलों में रास्ते, एतबार नहीं आता तो खुद आइए फेरी मेडोज। वेलकम टू फेरी मेडोज। लेकिन इन्हीं पत्थरों पर चलकर आ सको तो आओ, फेरी मेडोज के रास्ते में कहकशा तो है, पक्की सड़क नहीं है। यहाँ हम बैठे हैं, इस पूरे इलाके को तो फेरी मेडोज कहते हैं, और स्पेसिफिक जहाँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं ये इस जगह को कहते हैं प्लेस ऑफ फेरी। ये जो फेरी मेडोज की तारीख़ है ये तो इंटरनेशनल कोपेमा ने इसको डिस्कवर किया था 1834-36 में। उसके बाद से फिर 1935-36 से ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स ने भी आना शुरू किया। मोस्टली ट्रैकर्स और हाइकर्स आ गए, और 95 से फिर जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट ने भी यहाँ पे ज़्यादा फ्लो किया। आफ्टर मुस्तफा हुसैन तारिक साहब का यहाँ जो विज़िट हुआ, सफ़रनामा लिखा। हर साल कई सयाह गिलगित बल्तिस्तान के इस खूबसूरत सयाहती मकाम फेरी मेडोज का रुख करते हैं। यहाँ खूबसूरत चिरागा है, रिफ्लेक्शन लेक है, तारड़ लेक है, घने जंगल हैं और उनमें रवां झरने। 2 घंटे के मुसाफत पे ब्याल बेस कैंप है और नांगा पर्वत तो है ही। लेकिन परियों की इस वादी में पहुंचना इतना आसान नहीं। सबसे पहले तो रायकोट से बरास्ता जीप तत्तू गांव तक पहुंचना होता है। रास्ता भी ऐसा कि खुदा याद आ जाए। जहां जीप रुके वहां पैर चले। वैसे घोड़े और खच्चर भी मिल जाते हैं, लेकिन वो एडवेंचर ही क्या जो पैदल चलकर ना किया जाए। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन खूबसूरत भी है। 2 से 2.5 घंटे की ट्रैक के बाद बिल आखिर आप फेरी मेडोज पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही पहला सवाल होता है, यहाँ तक सड़क क्यों नहीं है? ये जो आपने देखा सर, जो कुछ भी यहाँ पे डेवलप्ड हुआ ये सेल्फ बेस पर है। वक्त का तकाजा तो ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल लोग आते हैं और बड़े बड़े एम्बेसडर्स, कौंसलेट्स, और यहाँ जो है आरिफ अलवी भी आया, सदर आरिफ अलवी, और यहाँ पे आपके जो जहांगीर तरीन भी आया है। तो उन सब लोगों की तरफ से सिर्फ आना ही काफ़ी होता है, कोई इसके लिए डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहा। जंगल यहाँ की खूबसूरती है, लेकिन हरे भरे जंगलों का कत्लेआम देखकर कुदरत से प्यार करने वाला खून के आंसू रोता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसके ऊपर लोकल कम्युनिटी आजकल भी स्ट्रिक्टली मना कर रही है। हमें अल्टरनेट रिसोर्स दिया जाए, ये जैसे कि यहाँ पे रोड हो तो लोग पत्थर, सीमेंट और सरिया से काम चलाएंगे तो फॉरेस्ट अल्टरनेटली बचेगा। अगर तो आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जंगल भी बचे, रोड भी ना आए, तो ये एक ख्वाब में हो सकता है। परियों की इस वादी फेरी मेडोज का हुस्न परियों सा जरूर, लेकिन मसाइल जिन जैसे बड़े और भयानक हैं। लेकिन लोगों को हुकूमत से कुछ उम्मीद जरूर है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको अहम खबर देंगे। नस्ला टावर के बिल्डर और मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने के मामले पर नजरसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। दरख्वास्त में अदालत से नस्ला टावर गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। नस्ला टावर के बिल्डर्स और मकीनों ने नजरसानी की दरख्वास्तें दायर कर दी हैं और अदालत से नस्ला टावर गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान, इस खबर से मुतालिक बताइएगा। देखिए, 2 अलग-अलग नजरसानी की अपीलें दायर की गई हैं बिल्डर्स और जानिब से, जिसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें कई अहम जो हकायक हैं, कानूनी निकात हैं, उस पर भी नज़रअंदाज किया गया है। और जो इजाफी राजी है जिससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि सर्विस कोर्ट को ऑक्यूपाई किया गया है, दरअसल ये हकायक पर मबनी नहीं है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन रिकॉर्ड का जायजा ले और जो लीज है
सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जानिब से, उसका भी जायजा ले, तमाम तर शवाहिद का जायजा लेकर सुप्रीम कोर्ट इस नजरसानी की अपील को सुने और एक मरतबा फिर हमारी अपील सुनने के बाद कानून के मुताबिक फैसला दे। नजरसानी की अपील में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला है नस्ला टावर गिराने का, उस फैसले को वापस ले और कानून और शवाहिद की रोशनी में हमारी अपीलें मंजूर की जाए। ठीक है इरफान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। ईद कुर्बान से पहले जो माहौल होता है उसकी बात करते हैं, लेकर चलते हैं हैदराबाद। ऐसी फैमिली से आपकी मुलाकात कराएंगे जो हर साल ईद कुर्बान के लिए बकरों को बहुत मोहब्बत से पालते हैं। वो चाहे फैसलाबाद के हों चाहे हैदराबाद के, मोहब्बत से पालते हैं। 5 से 6 मन के 4 बकरे उनकी मवेशियों से मोहब्बत की अक्कासी करते हैं। किन नाज नखरों से बकरे पाले गए यह हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान नज़दीक जैसे आती है तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि सुन्नत इब्राहीम की पैरवी पर अमल करते हुए खूबसूरत से खूबसूरत और वज़नी जानवर जो है वो ख़रीदा जाता है और उसकी कुर्बानी की जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के एक ऐसी फैमिली के यहाँ जो कि सालों साल जो है वो जानवर ख़रीदते हैं और सालों साल उनकी खिदमत की जाती है। जानवर खरीद, छोटे बच्चे होते हैं। इस वक्त 4 माशाल्लाह खूबसूरत से खूबसूरत जो है वो बकरे यहाँ पर मौजूद है। इनकी खुराक जो है वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है दीगर जानवरों से। इस वक्त जो है यहाँ पर ये 4 बकरे हैं जिनका वज़न जो है कम से कम जो यहाँ पे जो इन जानवरों को पालता है और जो मालकान से हमारी बात है उनका ये कहना है कि कम से कम 5 से 6 मन इनका वज़न है और इनके नाम भी रखे हुए हैं और इनकी खुराक क्या है। इस हवाले से इन बकरों का जो जानवरों का जो मालिक है जो इनको खिदमत भी करता है सालों साल, हम उनसे पूछेंगे। आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, क्या इनकी ख़ास खुराक होती है और इनका वज़न तकरीबन क्या होगा? इनकी खुराक में जो शामिल है वो गंदम देते हैं हम, इसके अलावा जो है वो जंतर देते हैं और ख़ास जो इनकी जो है वो खुराक वो जो है किस्म का भी मैंने आपको बताया कि वो मशरूब होता है, वो मशरूब जो है वो पीते हैं हर शाम के अंदर, ये इनकी खुराक में शामिल है। बाकी इनका वज़न जो आपने बताया तो कम से कम एक हमारा बड़ा बकरा है उसके 6 मन तकरीबन वज़न है, बाकी 4 साढ़े 4 मन के बकरे हैं। अब हमारा सेगमेंट हासिल है अक़्ल पख्तूनख्वा। खूबसूरत पख्तूनख्वा की बात हो तो कैसे खैबर पख्तूनख्वा की सौगातों को हम भूल सकते हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे मुल्क भर में पेशावर का चरसी टिक्का मशहूर है, इसी तरह स्वाद भी ट्राउट मछली की अफजाइश और खुराक के हवाले से अपनी शोहरत रखता है। और खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा की जब हम बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ट्राउट फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा को एक्सप्लोर करने के मिशन पर जब मोहम्मद शुएब गए थे तो ऐसी जगह पहुँचे जहाँ आप खुद ट्राउट फिश को पकड़ सकते हैं और फिर ख़ुद भी पका सकते हैं या फिर आप पकाने के लिए दे भी सकते हैं। ये कौन सी जगह है? शुएब जो है हमें यहाँ की सैर करेंगे। यहाँ पर तो बैठे लेकिन ये कुछ दिन पहले की है जब वो गए थे और उन्होंने वहाँ के खूबसूरत मनासिर देखे थे, तो आपको सैर करवाते हैं इस जगह की। हम मौजूद हैं इस वक्त चेल में। ये कालाम से 2 घंटे पहले मकाम है और यहाँ पर हुकूमत के भी और प्राइवेट सेटअप के भी फार्म्स हैं, फिश फार्म्स हैं। ट्राउट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ट्राउट है यहाँ पर। और ऐसे में मौसम तो बड़ा सुहाना, लेकिन हम बात सिर्फ ट्राउट की करेंगे। जो गवर्नमेंट है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, वो अफजाइश के लिए इन फार्म्स को अंडे देती है ताकि वो अफजाइश करें इस मछली की। तो आज हम आपको दिखाएंगे छोटी छोटी मछलियाँ भी और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी। और कहते ये हैं कि ब्राउन कलर की होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। खुद पकड़ूंगा ट्राउट, खाऊंगा भी और बताऊंगा कितनी टेस्टी थी ये ट्राउट। हम इस वक्त जिस फिश फार्म में मौजूद हैं, यहाँ पे ये वो हिस्सा है जहाँ पर छोटी छोटी ट्राउट है। ये बेसिकली ऊपर पहाड़ों में वहाँ पर उन्होंने किराए पे जगह ली होती है, वहाँ पर ये अंडे रखते हैं। आर्टिफिशली ज़ाहिर क्रिएट किया जाता है इस इन्वायरमेंट को और फिर ये ट्राउट के छोटे छोटे से बच्चे इनको लेकर आते हैं यहाँ पर रखने के बाद, फीड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मछली बड़ी होती है।
14 महीने लगते हैं, फिर मछली तैयार होती है। 500 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक की मछली तैयार हो जाती है। दो रंग है, दरिया में जो मछली होती है वो तो ब्राउन कलर की ही होती है, लेकिन इसमें एक रेनबो और एक ब्राउन, ये दो कलर है। कहा जाता है कि ब्राउन जो कलर है उसकी मछली ज़्यादा लजीज होती है। अभी हम आगे जाएंगे, जो मछली तैयार हो चुकी है वो पकड़ेंगे, खुद पकड़ेंगे और उसके बाद उस मछली को हम देंगे कि चलो जी इसको काटें और बना के हमें खिलाएं। तो नज़रों के सामने ताज़ा मछली नज़र भी आ रही है और खाएंगे भी। दरिया का ताज़ा पानी इनको सप्लाई किया गया है ताकि इसकी अफजाइश हो, और जब ये तैयार हो जाती है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 500-600 ग्राम 1.5 किलो तक भी। अब जरा कीमत की बात करते हैं। जो ब्राउन वाली है वो महंगी होती है, वो 2100 रुपये किलो तक मिलती है, और जो रेनबो है दूसरी वाली है वो 1800 रुपये किलो यहाँ पर फरोख्त की जाती है। जो भी घूमने फिरने जा रहे होते हैं वो फार्म में ज़रूर रुकते हैं कि ट्राई करें, जिसका सुना इतना था उसकी लज्जत कैसी है। ट्राउट ताज़ा ताज़ा यहीं से पकड़ी है, अब इसे हम खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे, चाहे तो बारबेक्यू चाहे तो किसी और स्टाइल में। ताज़ा ट्राउट, क्या ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका। So trout is ready and it's here. Wow, wow, ज़बरदस्त। ये अपने हाथ से पकड़ी, खुद पकाई बस नहीं है, खाएंगे भी खुद ही। ज़बरदस्त, लजीज, बेहतरीन। हम करते हैं एंजॉय, आप वापस स्टूडियो जाए। हमने शोएब को भी कहा कि आप भी आ जाए स्टूडियो। बहुत खा लिया मछली आपने। ज़्यादा ना खाए, ज़्यादा मछली सेहत के लिए मुझे लगता है अच्छी भी नहीं होती। ज़्यादा मछली अच्छी नहीं होती, ज़्यादा तो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। जनाब आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं ऐसी पिंडी गर्ल से जिनकी खूबसूरती के बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे हो रहे हैं। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली आयना कुरैशी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2021 बन गई हैं। आयना इन दिनों इटली में तालीम हासिल कर रही हैं। रावलपिंडी की मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। आयना मिस पाकिस्तान वर्ल्ड कैसे बनी और कितनी सख्त मेहनत उन्हें करना पड़ी, इस समेत उनकी ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर भी उनसे बात करेंगे। और उनसे बात करने के लिए उन्होंने हमें खुद ज्वाइन कर लिया। आयना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आपका नाम बड़ा मुनफरिद और बहुत प्यारा है। शुक्रिया शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद, क्योंकि जब किसी भी पाकिस्तानी खातून को ये एजाज़ मिलता है ना तो बाकी ख़वातीन जलती नहीं है, ज़्यादा खुश होती हैं कि यार चलो कोई तो है जिसको ये एजाज़ मिला। मुझे ये बताएं कि कोरोना के दौरान वर्चुअली टाइटल जीतना कितना मुख्तलिफ और कितना मुश्किल था? आई थिंक बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि कोरोना की वजह से यूजुअली जो ये होता है पूरा कंपटीशन, सारे लोग वहाँ आते हैं, सारे एक जगह पे मिलकर सारा इवेंट होता है, मगर इस बार सारा ऑनलाइन हुआ कोरोना की वजह से, तो बिल्कुल पूरा ही सिरे से बदल गया पैजेंट। और इसमें मुश्किल भी ज़्यादा थी क्योंकि आपने अपने आप को सबसे बेहतरीन तरीके में प्रेजेंट करना है, और वो भी आपके पास एक ही तरीका है कि आप एक कंप्यूटर के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। आप वहाँ खुद नहीं हैं, इन पर्सन आप नहीं अपने आप को दिखा सकते। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी उसकी मुश्किल आती है। फिल्टर भी यूज़ किए थे जी? आजकल एक्चुअली होता है ये ना कि हर तस्वीर जो उतरती है खदशा ये होता है कि सामने वाला इतना प्यारा कैसे हो सकता है। तो शोएब इन्हें यकीन नहीं आ रहा, बस इनके यकीन के लिए आप बता दें। नहीं, कोई फिल्टर नहीं इस्तेमाल हुए थे। सारी फोटोज आपने प्रोफेशनल लेनी होती थी। हमने जितने भी फोटोज सबमिट कराई, जितने भी शूट्स हुए, सारे हमने प्रोफेशनल फोटोज सबमिट कराई, जितने भी वीडियोस हुई, कोई फिल्टर नहीं लगाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो टाइटल जिसका मुकाबला होता है, प्रोसीजर क्या होता है, कितनी ड्यूरेशन होती है, कितने इसमें राउंड्स होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिटनेस के लिए भी काम करना है, आपने खाने पीने पे बड़ा ध्यान करना है, तो क्या पूरा प्रोसेस होता है?
मेहनत तो बहुत होती है। प्रोसेस ये है कि आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे एप्लीकेशन ओपन है सारी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए हु आर अनमैरिड, जिनकी कोई शादी ना हो, कोई बच्चे ना हुए, तो इट्स फॉर यंग गर्ल्स एंड फॉर गर्ल्स हु आर मैरिड देयर इज अनदर वन मिसेस पाकिस्तान, जिनकी शादी हो चुकी है, उसमें अप्लाई करती हैं। तो इसमें आपके पास ये होता है, पहले आप अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं जिसमें आप बताते हैं कि मेरी ये हाइट है, मेरे मतलब ये एज है, मैं इधर रहती हूँ, मेरा नाम, मतलब अपना बेसिक डिटेल्स। और अगर उनको लगता है कि आप मुकाबला कर सकते हैं तो फिर वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि आप इस डेट्स पे आ जाएं। हर साल डेट्स जो होती है हल्की सी फर्क होती है, तो डेट्स सेट नहीं है। फिर आपको अपने शूट्स भेजने पड़ते हैं, या फिर अगर आप वहाँ होते हैं तो करने पड़ते हैं अगर कोरोना ना हो। शूट्स के हमारे पास कुछ जैसे हेड शॉट्स, ब्यूटी शॉट्स आपके हो जाते हैं, इवनिंग वेयर, इस तरह की कुछ कैटेगरीज होती हैं। और फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं जहाँ आई थिंक द इंटरव्यूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, आपने बताना होता है आप पाकिस्तान को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और आपके आगे के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तो आप इटली में है ना, तालीम हासिल कर रही हैं आप, तो ये पढ़ के क्या बनने का सोचा है? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना कि मिस पाकिस्तान आप बन गए और अदाकारी का भी शौक़ होता है, ये मुझे लगता है कि ख़वातीन या स्पेशली लड़कियां तालीम हासिल करके ये तो नहीं बनना चाहती, वो कुछ और ही बनना चाहिए, या तो डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी। तो रावलपिंडी से इटली तक का सफ़र, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। और दूसरा ये कि जो तालीम हासिल आप कर रही हैं, इसके बाद आगे ज़िंदगी में मज़ीद क्या करना चाह रही हैं? जो मेरी डिग्री है वो एजुकेशन की है, इट्स अबाउट एजुकेशन एक्चुअली। और मैं चाहती हूँ कि इसी डिग्री को आगे लेकर मैं पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में मतलब कोई चेंजेस ला सकूँ, शायद अपना स्कूल अगर खोल सकूँ। सो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अब मीडिया में भी काम अगर कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में भी काम कर रहे हैं, मगर आपको अपने कंट्री के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो एजुकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रेट। अभी टाइटल जीतने के बाद कोई एक्टिंग की ऑफर आई है आपको अब तक? अभी एक्चुअली मुझे 2-3 ऑफर्स हैं। एक्टिंग तक की नहीं गई एक्चुअली, मगर आई हैव सम थिंग्स दैट आई एम डीलिंग विद। मगर मुझे ये है कि मैं चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में काम हो। मेरी कुछ ऑफर्स जो हैं वो टर्की की साइड पे हैं, क्योंकि अभी मैं इटली में हूँ मगर ज़्यादातर मैं टर्की में होती हूँ डिग्री की वजह से। तो इसलिए अभी पाकिस्तान जब मैं आऊँगी तो देखूँगी। यहाँ के लोग तो अब स्पेशली मैं अगर बात करूँ एक्टर्स की, तो वो उनकी कोशिश है कि एक टर्किश प्रोजेक्ट कर लें। आपको तो पहले से मिल रहा है। ये तो आपने अच्छी एडवाइस दी है। अच्छा आइना, मुझे ये बताएं कि जब आपका फ़ोटो शूट होता है या आप इस तरह की कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फलाने बंदे से आप मिल रही हैं, आपकी जो शक्ल है फलानी अदाकारा से मिल रही है। ऐसा कोई कमेंट मिला अभी तक? एक्चुअली मुझे ऐसा कोई कमेंट नहीं मिला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, मगर मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। आई गेस आई ओनली लुक लाइक माय सेल्फ। यस, इंडिविजुअलिटी। अब मुझे थोड़ा सा बताएं कि इस टाइटल के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि ज़ाहिर है ये ऐसे मुकाबले होते हैं कि कुछ फैमिलीज़ थोड़ा सा ना रिलक्टेंट होती हैं कि ओहो हो अच्छा हमारी बेटी हमारी बहन ऐसे मुकाबलों में जा रही है, उनको लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और शायद हमारी सोसाइटी स्पेशली हमारी सोसाइटी भी जो है ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। अभी अगर हम 2021 की बात करें तो इस सदी में भी ऐसा है, तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ी आपको? आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि जब आप एक वैसी सोसाइटी से, बेशक आपकी फैमिली जितनी भी लिबरल हो, जितनी भी मॉडर्न हो, एक सोसाइटी का असर ज़रूर होता है और आपको वहाँ रहते हुए उसके साथ ज़रूर डील करना पड़ता है। मगर आई थिंक मेरी फैमिली ये भी जानती थी कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं बहुत डिटरमिन्ड हूँ, ये मैंने कह दिया तो अब ये हो गई, तो अब किसी तरह इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और फैमिली को प्रेशर बेयर तो नहीं करना पड़ा बाकी खानदान वालों का कि ये आपकी बेटी क्या कर रही है? I don't think so, क्योंकि we're not that, you know, we're not that kind of a family. That's good, that's very nice. तो आइना मुझे ये बताएं कि आपने वो कहते हैं ना कि एवं ही हम गए और जनाब हमने कहा कि एवं किस्मत ट्राई करते हैं कि शायद हो जाए, ये सोचा हुआ था कि नहीं मैंने ये करना है? नहीं, बहुत सालों की मेहनत थी। एवं मेरी किस्मत नहीं चली, बहुत सालों की प्लानिंग थी, बहुत सालों की मेहनत थी, बहुत सालों का इंतजार था इसका। काफ़ी ईयर से मैंने एक गोल रखा हुआ था और इसको मैं काफ़ी बार कहती भी थी लोगों को, तब लोग कहते कि अच्छा ठीक है ये तो मतलब ऐसी कह रही है। मगर आई थिंक जब आप एक कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, उसको वर्बलाइज करते हैं, यूनिवर्स में डालते हैं, तो वो चीज़ यूनिवर्स आपके लिए ज़रूर वापस लाती है। ओके, हमने सुना आपको बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं।
I speak English, Urdu, Punjabi, German, Chinese और थोड़ी बहुत Turkish भी. जर्मन, चाइनीज, टर्किश, इन तीनों का एक डायलॉग हो जाए. Okay, so नया दिन में आपको आके अच्छा लगा, ये बात आपने करनी है तीनों ज़बानों में. अब अच्छा लगा या नहीं लगा? ठीक है. 大家好，我是安娜，我是 Miss Pakistan World 2021。认识你们很高兴。तो ये चाइनीज थी. आप सबको हेलो कहा, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर. ओके. German. Danke, ich hier bin. Ich bin stolz, mein Land zu repräsentieren. Schöne Grüße. So, thank you for having me here. I'm so proud to represent my country and I'm sending my greetings to all of you. Great. और Turkish, okay. Merhaba, siz nasılsınız? Ben Ayna. Memnun oldum. Okay, so I just said hello, how are you all? I'm Aina and I'm happy to meet you all. Great. एक और पंजाबी भी. आना मना पंजाबी ने डाल दे, पंजाबी भी. ठीक है जी. की हाल चाल ने सब दे. की हो रहा है? मैं आइना, तुम्हारी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2021. साडी मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2021. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा बात करके. You're a proud girl, I must say, क्योंकि ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट और सिर्फ ये टाइटल नहीं है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं भाई. इतनी ज़बरदस्त आपने ये जो ज़बानें बोल दी हैं, वेरी इंप्रेसिव. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. आगे जनाब इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अब हम 2020 की बात करते हैं. 2020 में चीन के शहर वुहान से फैलने वाली कोरोना वबा, वैसे 2019 दिसंबर की बात है, तो लाखों अफराद मौत का शिकार हुए. सैकड़ों ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं और लाखों इस वबा से महफूज रहने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं. लेकिन आयशा इब्राहिम की निगाहों में आज भी वो लम्हा ताज़ा है जब उन्होंने पाकिस्तान के पहले कोविड-19 के पेशेंट का सामना किया था. हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने उनसे मुलाकात की है. रिपोर्ट देखिए. डॉक्टर आयशा आज भी लोगों को जानलेवा वायरस से बचाने के लिए PIB वैक्सीनेशन सेंटर में मसरूफ़ अमल हैं. उन्हें इस मरकज़ की राहदारियों में गर्दिश करता देखने वालों को भी ये इल्म नहीं होता कि मुल्क में कोरोना के पहले मरीज का सामना करने वाली अव्वलीन मुआलिज भी डॉक्टर आयशा ही थीं. 26 फरवरी 2020 को जब ईरान से आने वाले नौजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई तो खौफ के मारे कोई डॉक्टर करीब आने पर तैयार नहीं था. याद करती हूँ तो वो एक मीटिंग याद आती है. हमारी एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के अंदर ही कॉल आई थी कि आगा खान के अंदर एक केस आया है सस्पेक्टेड कोविड से. और जैसे ही हमें वो केस के बारे में आगाह किया गया तो फ़ौरन से, क्योंकि मैं वहाँ पर सर्वेलेंस ऑफिसर का काम किरदार अदा कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे कॉल आई और मैं वहाँ गई विज़िट पर अपने साथियों के साथ. और वहाँ जाने के बाद हमें पता था कि सस्पेक्टेड एक कोविड का केस है, तो हमने प्रॉपर अपने जेयर्स पहने, PPs जो है उसका हमने वो किया और हम वहाँ अंदर गए. इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन की पूरी प्रॉपर तरीके से. उनसे बात की. उनके वालिद साहब थे अंदर याया जाफरी के साथ, और उनसे हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री ली उसकी. और उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से अपनी PPs को वहीं उतारा और उसके बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार कर आगे अपने हायर अप्स को फॉरवर्ड की. जिसके बाद में जो है वो रिपोर्ट उसकी कंफर्म हो गई थी कि वो कोविड-19 का केस है. तो शायद उस वक्त अगर पता होता तो बहुत हिम्मत हमारी जवाब दे जाती, लेकिन बस अल्लाह ताला ने साथ दिया और आज तक जो है वही उसी हिम्मत से हम आज तक जितने भी केसेस आ रहे हैं इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केसेस हैं वो तो सब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही आगे जाते हैं. याहिया जाफरी उस वक्त को याद करते हुए तस्लीम करते हैं. उस वक्त मर्ज के बारे में मालूमात कम होने की वजह से खौफ बहुत ज़्यादा था, मगर डॉक्टर आयशा ने उनकी हिम्मत बंधाकर मायूसी से निकाला. जब डॉक्टर ने आके मुझसे हिस्ट्री ली तो वहाँ का ये था कि साइकोलॉजिस्ट भी थे वहाँ पे जिन्होंने काउंसलिंग की थी, और इन्होंने भी मुझे बताया था डॉक्टर्स ने कि ये 70% ऑफ द पॉपुलेशन को होगा, उसी वक्त ये बताया था. तो इसमें घबराने की बात नहीं है और ह्यूमन इम्यूनिटी ख़ुद इससे रिकवर कर लेगी. तो उन्होंने काफ़ी बैकअप दिया, हौसला दिया
जिससे कि परेशानी थोड़ी कम हुई, क्योंकि उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मरीज़ की जो है वो विल होती है किसी भी बीमारी से लड़ने की। तो उस हवाले से मुझे काफ़ी बैकअप किया उन्होंने। कोविड एक हकीकत है और बहुत सारे लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन जब उनकी फैमिलीज़ में कोविड हुआ और डेथ्स हुई, जब बहुत सीवियर कंडीशन हो गई तो उन्हें एहसास हुआ। अब ये किस्मत की बात है, अगर किसी को बहुत माइल्ड हो गया है और वो रिकवर कर गया है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो ना समझे कि कोविड कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी इसने ज़िंदगियाँ ली है और ये ख़तरनाक बीमारी है। बेहतर ये है कि आप लोग मास्क पहने, एहतियात करें। इब्तिदा में कोरोना का खौफ इस कदर था कि डॉक्टर आयशा को अपने घर वालों से भी ये बात छुपाना पड़ी कि उन्होंने कोरोना के मरीज़ का मुआयना किया है। मेरी वालदा, मुझे याद है अभी भी मैं घर गई हूँ, घर पहुँची हूँ तो शाम का वक्त था, शाम की चाय पी रहे थे सब, बिस्किट वगैरह खा रही थी मेरी वालदा, और उन्होंने जब मुझे कहा कि आयशा जो है आज आपको पता है कि कोविड का केस आया है, तो थोड़ी देर के बाद मतलब मैंने उन्हें जवाब तो नहीं दिया इस चीज़ का, मैंने कहा जी अम्मी मुझे मालूम है। फिर जैसे ही जो है वो रिपोर्ट जो है अचानक से सामने शाया की गई, न्यूज़ में चैनल के ऊपर आने लग गया कि इन्वेस्टिगेटेड बाय डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर हमारे बाकी जो हजरात थे। तो उस वक्त अम्मी ने कहा बेटा ये कहीं आप तो नहीं थी, आप गई हुई थी, आज देर से भी आई हैं घर। तो तब मैंने अम्मी को कहा जी अम्मी मैं ही गई थी। और फिर जो जैसी कंफर्मेशन बताई गई न्यूज़ चैनल पे तो मैंने फ़ौरन से जो है अपने आप को उसी वक्त मैंने क्वारंटीन कर लिया था अपने आप को, और जिस पर मेरी वालदा जो है वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो पाकिस्तान का पहला केस था। एक डर, एक खौफ वो मेरे जहन में भी था, लेकिन मेरी वालदा के तो बहुत ज़्यादा था। मुझे कहने लगी कि बस आप कल से आप जॉब पे नहीं जाना और जो है ये अपनी इस जॉब से आप वो कर दें, रिज़ाइन कर दें, और बस ऐसी जॉब हमें नहीं चाहिए जिसमें आपकी सेहत। लेकिन फिर मैंने खैर अपनी अम्मी को समझाया कि नहीं यही चीज़ है, हम कौम की खिदमत का यही एक टाइम है, अगर हम आज नहीं करेंगे तो शायद हम कभी भी नहीं कर सकेंगे। कोरोना का खौफ पहले जैसा नहीं रहा, वैक्सीन भी आ गई है और तीसरी लहर भी बतदरीज कम हो रही है, मगर डॉक्टर आयशा का कहना है कि एहतियात का दामन थाम कर रखना होगा। ये हैं हमारे सफ़े अव्वल के मुहाफिज। कोरोना वबा आज अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की कोशिशों की वजह से। एहतियात कीजिए, इनका साथ दीजिए ताकि जंग मुकम्मल तौर पे जीती जा सके। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं जनाब, आपको याद होगा कि जुम्मे के रोज़ हमने आपको खबर दी थी कि कराची के पानी में निगलेरिया फैलने का ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पानी से मुतालिक जो रिपोर्ट आई है उसे सबको हैरान कर दिया है। उसके मुताबिक पंपिंग स्टेशन से मिलने वाले 70% पानी में या तो क्लोरीन नहीं होती या फिर वो हल्की मकदार में होती है। ये वही क्लोरीन है जो निगलेरिया जैसे जानलेवा मरज़ में तहफ़्फ़ुज़ का काम करती है। क्लोरीन ना होने की वजह से निगलेरिया के जरासीम नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं और दिमाग को सोजिश के मरज़ में मुब्तला कर देते हैं, जिसके बाद होता यह है कि 4 से 5 दिन में दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। समा डिजिटल के रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि कराची के 123 पंपिंग स्टेशंस में से 87 स्टेशंस ऐसे हैं जहां का पानी कम क्लोरीन या बग़ैर क्लोरीन के लोगों को फराहम किया जाता है। सैंपल्स के लिए पानी के नमूने हाइड्रेंट, कुएँ, किडनी हिल और यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर पंपिंग स्टेशन से लिए गए हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है फोकल पर्सन एंड टेक्निकल मेंबर बराए इंसदाद निगलेरिया टीम सिंध शकील अहमद साहब ने। शकील साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जो ये रिपोर्ट है वाटर बोर्ड की, मैं इससे मुतालिक जानना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देख रहे हैं? असल में ये रिपोर्ट काफ़ी अर्से से हम लोग देख रहे हैं चीज़ों को। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो और इसमें पाइपलाइन जो है वो पिपरी से शुरू, बल्कि धाबेजी से शुरू होकर और यहाँ पे केमाड़ी तक जाती है। तो मुख्तलिफ जगहों पे इनके अपने जो है वो प्रॉब्लम्स हैं लाइन की। कहीं पे लाइन पे जो है नाजायज़ कनेक्शन लेने के लिए सुराख कर देते हैं, वो गटर के करीब होता है, वहाँ से पानी जो है वो वापस चला जाता है और इस तरह से कंटेमिनेशन जो है वो हो जाते हैं। तो जहाँ में थोड़ा सा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को चाहिए कि वो भी अपनी जो है विजिलेंस थोड़ी सी बढ़ाएं। इसी तरीके से कम्युनिटी का भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कहीं पे वो पानी की लीकेज देख रहे हैं तो वो अपने करीबी पंपिंग स्टेशन को मुतला कर दें ताकि उनको भी साफ़ पानी जो है पहुँचाया जा सके। ये दोनों साइड से ही हो सकता है। सिर्फ अगर हम ये कहें कि वाटर बोर्ड जो है वो इसका ज़िम्मेदार है तो ये भी उनके साथ ज़्यादती होगी, और अगर ये कहें कि जी कि कम्युनिटी जो है वो इन सारी चीज़ों में मुबर्रा है तो ये भी हमारे लिए जो है वो बेहतर नहीं होगा। अगर हमने बीमारियों का मुकाबला करना है तो हमें कम्युनिटी
और डिपार्टमेंट सबको साथ लेकर चलना है और जिसकी जो ड्यू रोल है वो ज़रूर प्ले करना चाहिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को बीमारियों से बचा सकें। ठीक सर, जो इंसदाद नेगलेरिया टीम है इसका क्या काम है इससे मुतालिक फिर? असल में तवातर के साथ कराची में ख़ास तौर पे नेगलेरिया के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे अलमिया ये है कि अगर केस रिपोर्ट होता है इट मीन्स कि वो शख्स जो है वो अब हम में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तक पाकिस्तान में जितने भी केसेस इसके हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो डेथ पे जो है वो क्लोज हुए हैं। तो इसकी वजह से इसकी सिविरिटी बढ़ जाती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से इससे ये इन्फेक्शन ना हो, ताकि इन्फेक्शन का तो मतलब ये है कि वो उस शख्स ने जो इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन इसकी प्रिकॉशन इतनी ईजी है कि इसकी वजह से हम एक ये जो सालाना हमारी डेथ्स हो रही हैं उसको हम जो है रोक सकते हैं। और सिर्फ ये कि क्लोरीन अगर हम पानी में प्रॉपर तरीके से मिला दें तो उससे हम जो है वो इस बीमारी का किला कमा कर सकते हैं। और एक शख्स को, क्योंकि अब तक जो डेथ्स हुई हैं वो जो सारे की सारी डेथ्स जो हैं वो यंगस्टर्स में हुई हैं, तो हम अपनी एक जो वर्क फोर्स है हमारी उस हम वर्क फोर्स को भी जो है वो सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन प्लीज जरा समझाइएगा, को भी हम प्रोटेक्ट कर जरा समझाइएगा सर। अभी तक मैं ये समझ नहीं पा रहा, ये जो पंपिंग स्टेशंस पर अगर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन नहीं है, अगर पंपिंग स्टेशंस पर क्लोरीन नहीं है, जिम्मेदार कौन है? आप लोग नहीं है सर, आप लोग बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देखें, नहीं बिल्कुल हर शख्स की जगह अपनी जिम्मेदारी जो है महसूस करनी चाहिए। असल में जब पानी जो है वो केंझर कल्ली लेक से निकल के आता है और वहाँ से धाबेजी में जो हमारा पंपिंग स्टेशन मेन रिजर्वायर है वहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मुख्तलिफ जगहों पे इसकी क्लोरिनेशन के पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पे क्लोरीन जो है मिक्स की जाती है। किसने बनाया? क्लोरीन जहाँ पे मिक्स की जाती है वहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं एनवायरमेंटल। जी सर, ये जो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेशंस पर क्लोरीन मिक्स की जाती है, पॉइंट्स बनाए, किसने बनाया? जहाँ जी ये वाटर बोर्ड के हैं सारे। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि आप बेशक कह रहे हैं कि मुकम्मल जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की नहीं हो सकती, लेकिन सर वाटर बोर्ड तो जिम्मेदार है फिर, क्योंकि अगर वो उन स्टेशंस पर क्लोरीन ऐड नहीं कर रहा और जब सैंपल लिया जाए वहां पे क्लोरीन ना हो या कम हो तो जिम्मेदार तो वो हैं। नहीं बिल्कुल यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके ना होने की बहुत सारी वजूहत होते हैं कि अगर आपने क्लोरीन मिक्स कर दिया तो क्लोरीन की डिप्लेशन भी होती है। अगर पानी का जो अंदर वेजिटेशन या फ्लोरा बहुत ज़्यादा है तो वो भी कंज्यूम करने के बाद क्लोरीन जो है वो वक्त से पहले ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा ये है कि टाइम गुजरने के साथ साथ भी क्लोरीन जो है वो एवापोरेट हो जाता है और उसके बाद वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके जो कंड्यूट या आपके जो ये पाइपलाइन है, अगर पाइपलाइन में मुख्तलिफ जगहों पे अगर ब्रेकेज है या वहाँ से पानी जो है वो रिसाव हो रहा है तो इस सूरत में भी जो है वो क्लोरीन आपका जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो इसमें जहाँ वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लीकेज को कंट्रोल करें और साथ साथ क्लोरीन की प्रॉपर मेंटेनेंस जो है उसको इंश्योर करें, वहाँ पे हमारी कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ हम जब घर में सब्जियाँ लेकर आते हैं या गोश्त लेकर आते हैं तो उसे डायरेक्ट नहीं पका देते, बल्कि हम प्रिकॉशंस लेते हैं घर में गोश्त को अच्छी तरह धो के, सब्जियों को भी इवन अच्छी तरह धो के, और इवन सब्जियों को हम काटने के बाद भी धोते हैं। हालांकि काटने के बाद सब्जियों को धोना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम जो है वो घर में सब्जियों को काट के भी धोते हैं। तो क्या हम पानी हम घर में यूज करते हैं, अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशन अपने घर लेवल पे कर लें और जो हमारे घरों में जो टैंक के अंदर पानी होता है उसमें हम घर में जो आम इस्तेमाल का ब्लीचिंग पाउडर होता है इसके 2 चमचा पानी में घोल के डाल लें तो इसमें हमारा कितना खर्चा होगा। तो ये कि इसमें ये कि आपकी जो है चीज़ें जो है वो बूस्टअप हो जाएंगी कि जहाँ सिस्टम में क्लोरीन आ रहा है वो अपना काम करेंगे, और साथ साथ अगर खुदा न खासा बीच में किसी वजह से आपके पास जो है वो क्लोरीन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो घर में आप क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग पाउडर मिला लें। और ब्लीचिंग पाउडर तकरीबन हर घर में होता है, या तो लिक्विड फॉर्म में होता है या फिर जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है, और वो इतना सस्ता होता है कि मुश्किल से 5 या 10 रुपए का खर्चा आएगा। तो इससे ये होगा कि जहां आप अपने घर का पानी जो है वो साफ सुथरा कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो है बाकी चीज़ों से भी अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ठीक है शकील साहब, ये तो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया कि आम आवाम जो कि हमें देख रही है, शहरी जिनकी हम बात करते हैं हमेशा, उनके लिए क्या आप रहनुमाई दे सकते थे वो आपने मुझे बता दी। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि ये रिपोर्ट जो वाटर बोर्ड के ये हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, क्या रिपोर्ट आने के बाद इस पर कोई काम हुआ है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि हर शख्स की अपने अपने तौर पे एक जिम्मेदारी है, तो वाटर बोर्ड ने अपनी यह जो टीम बनाई होती है कि जगह जगह स्टेशंस पे जो है वो चेक किया जाए, इस काम में कोई तेज़ी आई है?
जी बिल्कुल, इसमें अब मैं आपको थोड़ा सा जो है पास में लेकर जाता हूँ। जब मिसबाउद्दीन फरीद साहब जो है इसके एमडी थे, तो उस वक्त ये इशू जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो उसके बाद हमारे मुख्तलिफ जगहों पे जो ऑब्जर्वेशन थी वो जो हमने उनको रिपोर्ट की, तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि जहाँ जहाँ पे क्लोरीनेटर्स नहीं थे, क्योंकि क्लोरीन मिक्स करने के लिए क्लोरीनेटर चाहिए और वो काफ़ी महंगा आता है, तो हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हम हर पंपिंग स्टेशन के ऊपर जो है क्लोरीनेटर लगा सकें। तो इसका हल हमने ये निकाला था कि जगह प्लास्टिक के बड़े बड़े टैंक्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए थे, और उसके जरिए हमने जो है जहाँ जहाँ पे पंपिंग स्टेशन पे क्लोरीनेटर फिट नहीं हो सकते थे या जो कंप्रोमाइज थे जहाँ पे जो है वो काफी दूर था, तो हम वहाँ पे जो है ये इस तरीके से क्लोरीनेटर यूज करवा लेते थे। सर आपने इससे पहले ये बताया कि ब्लीचिंग जो इस वक्त हमने ये सिलसिला ये किया कि अभी एक हमने जुमे के दिन, इससे पहले सर आपने कहा कि ब्लीचिंग जो एजेंट है वो डालते हैं। सर मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर वुजू करते हैं और कुल्ली करते हैं तो क्या उससे उस पानी से कोई मसला तो नहीं होगा? दूसरा ये कि सर जो कहा जाता है कि क्लोरीन की टैबलेट्स होती हैं वो टैबलेट्स ऐड कर देनी चाहिए टैंकी में, जो भी आपने पानी जहाँ स्टोर किया हुआ है, तो ये टैबलेट्स से मुतालिक भी रहनुमाई कीजिएगा, कितने गैलन का टैंक हो तो कितनी टैबलेट्स डालनी चाहिए और क्या ये बिल्कुल सेफ है? और ब्लीचिंग वाला भी बताएं कि वो कुल्ली करेंगे तो कोई मसला तो नहीं है? देखें कुल्ली करने से तो कोई मसला नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो टैबलेट वाला इशू है ना वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि टैबलेट बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर को जो है प्यूरिफाई करने के लिए यूज होता है। वो एज सच निगलेरिया इस तरह के में जो है वो क्योंकि बहुत बल्क वाटर होता है तो इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। तो इसके लिए जो सबसे कम खर्च और बेहतर सॉल्यूशन जो है वो यही है कि हम ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको यूज करो। उसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपके पास 1000 लीटर या 1000 गैलन का आपके पास अगर अंडरग्राउंड टैंक है तो उसमें 2 जो खाने के चमचे होते हैं, जिसे जो खाने के लिए यूज किया जाता है, उसके 2 चमचे क्लोरीन पाउडर ले लिया जाए, उसको थोड़े से पानी में पहले अच्छी तरीके से पेस्ट पानी में मिक्स करके उसका लई सा बना ले, और जब वो अच्छी तरह डिजॉल्व हो जाए फिर उसको रात के वक्त जो है पानी में डाल दें जो अंडरग्राउंड टैंक है, और सुबह तक जो है वो ना सिर्फ निगलेरिया अगर होगा तो उसके प्रोटोजोन को मारेगा, इसके अलावा जितने वायरस वगैरह वो भी किल कर सकता है, क्योंकि अभी तक जो सबसे बेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो अब तक यूज होता है मेडिकल में वो क्लोरीन ही है। तो ये ना सिर्फ आपके निगलेरिया बल्कि जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं उन सब के जरासीम को जो है वो हलाक कर दें। ठीक है शकील साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप और आपने कहा कि इस वक्त यही किया है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझे, स्पेशली हम जब देखते हैं कि अंडरग्राउंड टैंक्स हों, ऊपर टैंक्स हों, घर के अंदर टैंक्स हों, 1000 लीटर का अगर एक टैंक है तो उसमें 2 टेबलस्पून ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन पाउडर ऐड करने से मसला हल हो जाएगा। क्योंकि जहां जिम्मेदारी वाटर बोर्ड की है, जहां जिम्मेदारी कम्युनिटी की है, वहां एज एन इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। और वो क्यों है? जिस सर ने भी कहा ना कि अगर निगलेरिया हो जाए तो अभी तक तो यही हो रहा है कि उसकी डेथ हो रही है, तो हमें अगर अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने सिटीजन्स को बचाना है तो अपनी जिम्मेदारी को अदा करना होगा। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। अभी आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां एक घर से 120 इंतहाई बीमार और लागर बिल्लियों को रेस्क्यू किया गया है। ये बिल्लियां कहाँ रखी गई थी, क्यों रखी गई थी और उन्हें कैसे रेस्क्यू किया गया, प्रोग्राम में इस पर तफसीली बात करेंगे, मगर इससे पहले आपको शाहीन मिशाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। वहाँ पे बुरी हालत में जो बिल्लियाँ थीं, डेथ के बाद उठाना भी उसको, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं और कुछ उसमें से सूखी हुई हैं, वहाँ पे बिल्कुल चिपकी हुई हैं। इसका मतलब कई अरसे से उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। मस्तियाँ करती इन 80 से ज्यादा बिल्लियों को चंद रोज कबल एक घर से इदारा बराए इंसदादे बेरहमी हैवानात ने रेस्क्यू किया, जिनमें से चंद अभी भी चल नहीं सकती और कुछ कोशिशों के बावजूद मर गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुकाम के मुताबिक इन्हें इत्तला मिली थी कि एक खातून ने शेल्टर होम के नाम पर बिल्लियों को इंतहाई खराब हालत में रखा है। मुतलका खातून लोगों से अतियात के नाम पर रकम भी बटोर रही थी। खातून कर रही थी लज में जो है ये एक बिजनेस के तौर पे बन जाता है, जिस तरह ये खातून कर रही थी। उस खातून के खिलाफ हमने अपना जो है SPCA के जो एक्ट है 1890 का, उसके तहत हमने उसकी कार्रवाई की है, चलान किया उसका, और वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ और उसको जुर्माना हुआ है और तकरीबन 8700 रुपीज़, उसको 8700 रुपये जो है वो उसको जुर्माना हुआ है। ये बिल्लियाँ इदारे में अब हर आने जाने वाले से मानूस हो चुकी हैं। पालतू जानवरों में दिलचस्पी रखने वाली खवातीन गर्मियों के दौरान इनका खास ख्याल रखने की ताकीद करती हैं।
है कि इनके प्रॉपर पानी जो है, फ्रेश वाटर जो है वो देना चाहिए, साथ साथ इनकी प्रॉपर फीडिंग करनी चाहिए और थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी इनको चाहिए होता है। इदारे की इंतजामिया का कहना है वो इन बिल्लियों को मुस्तकिल तौर पर नहीं रख सकते। इलाज के बाद इन्हें मालिकान या फिर किसी और ख्वाहिशमंद के हवाले किया जाएगा। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तलहा सज्जाद। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताएं, कैसे इत्तला मिली, किसने आप लोगों को बताया, फिर रेस्क्यू का जो पूरा अमल था उससे मुतालिक बताइएगा। सर, इसमें यह था कि हमें काफ़ी अरसे से, कोई 2-3 हफ्तों से हमें कॉल मौसूल हो रही थी, PTCL पे भी, हमारे नंबर पे भी, और हमारे ऑनरी सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूद रब्बानी साहब के पास कोई खातून आई और उन्होंने वीडियोस शेयर की और लोकेशन शेयर की और एक एप्लीकेशन दे के गई कि जनाब ऐसा एक खातून ने जो है इन बिल्लियों को कैद करके रखा हुआ है। तो उसके बाद फिर हमने कार्रवाई की और जाके देखा इनको। अच्छा, तो सर जब आप वहाँ पर पहुँचे, कितनी बिल्लियाँ ऐसी थी जो कि आप मैंने रिपोर्ट भी देखी थी कि कितनी बिल्लियाँ ऐसी थी जो कि मुर्दा हालत में पाई गई थी और कितनी बिल्लियाँ ऐसी थी जो बेचारी चल भी नहीं पा रही थी, और अब उनकी हालत कैसी है? 6 से 7 बिल्लियाँ ऐसी थीं जो कि बीमार हालत में बिल्कुल मरने के करीब थीं, और उसमें 5 बच्चे जो हैं वो मरे हुए थे। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बिल्कुल वहाँ पे मर गए हैं और सूख गए हैं, और कुछ ताज़ा कोई 1-8 महीने से मरे हुए थे, उनमें सारे कीड़े पड़े हुए थे। यानी इसका मतलब ये है कि वो 2-3 महीनों से उसकी कोई सफाई नहीं कर रहे थे, और पानी के बर्तनों में पानी की जगह पे पोटियाँ पड़ी हुई थी, खुराक उनकी थी नहीं। तो ये सूरत हाल थी जो देख के फिर बंदे को अच्छा नहीं लगता कि जी देखें जी किस तरह ये जानवरों को रखती हैं। हालांकि इनको काफ़ी अच्छी फंडिंग भी होती है और बाकी चीज़ें भी होती हैं इनके लिए। इतनी फंडिंग होती थी और फिर भी ख्याल नहीं रख रही थी। अब जब जुर्माना हुआ तो वो भी सिर्फ 8,500 रुपये जुर्माना इस खातून को हुआ है, कानूनी कार्रवाई ये हुई है उनके ख़िलाफ़। तो थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों को क्या बताया गया, ये जो बिल्लियाँ जिसका भी अब इलाज हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि इसमें कुछ बिल्लियों से मुतालिक कहा जा रहा है कि उनके मालिकान थे, तो फिर मेरा सवाल तो खरीब है वो यहाँ क्यों थी, तो क्या करेंगे इन बिल्लियों से मुतालिक? अडॉप्ट करने के लिए आप लोग कहेंगे लोगों को अडॉप्ट करें, इसको क्या करेंगे? सर, इसमें यह है कि जो जुर्माना हुआ है वो कानून के मुताबिक हुआ है। 1890 का एक्ट है, उसमें जिस तरह 50 रुपये 100 रुपये जुर्माना एक बिली के ऊपर या एक जानवर के ऊपर है, वो मजिस्ट्रेट ने करना होता है। वो उसकी मर्जी है, वो कानून के मुताबिक जितना उसको 3 गुना बढ़ा भी सकता है, जितना उसको करना चाहे वो कर सकते हैं। ये अख्तियारात मजिस्ट्रेट के पास है। तो जो हमारे पास है कि बिल्लियाँ जो हमने रखी थी उनमें जो सेहतयाब हो गई हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आपने देखी भी हैं। तो वो हम मजिस्ट्रेट को हमने लिख के भेजा है कि ये सेहतमंद हेल्दी बिल्लियाँ हैं, हमें इजाज़त दें, हमें इनकी जो है अपनी फेसबुक पेज के ऊपर लगाएं हैं और इनको अडॉप्शन में दें। क्योंकि हमारी ये पॉलिसी है कि SOPs हमारे जो शेल्टर हाउस के लिए हैं, हम यही कहते हैं कि आप बिल्ली रोड से उठाते हैं, उसको रिहेबिलिटेट करते हैं, रिहेबिलिटेशन के बाद आप उसको अडॉप्शन में ले जाएं या उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में आप रिलीज़ कर दें ताकि इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो। तो लोग वो जो खातून है वो आई थी सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं एक जगह ढूंढ रही हूँ, मुझे जगह कोई मिल जाएगी तो मैं बिल्लियाँ ले जाऊँगी। आप उनको फिर से दे देंगे? अदालत के थ्रू जाएगी। लेकिन अगर वो ये भी बयान दे रही थी कि मेरे पास जो बिल्लियाँ हैं वो किसी की अमानत हैं, तो मैंने कहा उनको आप भेज दें, वो हमसे ले जाएं, रिसीविंग दें और बिल्लियाँ ले जाएं हमसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी उन खातून से बात हुई, तो ये कितने अरसे से वो काम कर रही थी, कितना अरसा हो चुका था? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ बिल्लियाँ तो मर के बिल्कुल सूख चुकी थी, जिनको मरे हुए काफ़ी अरसा बीत चुका था, तो ये कितना टाइम था कि उनके पास बिल्लियाँ आ रही थी, वो पाल रही थी, पाल तो खैर नहीं रही थी, बुरा हाल उसका कर रही थी और उसके एवज वो पैसे बटोर रही थी, तो ये कितना अरसा था ये? जी, इसका शेल्टर तो 1.5 साल से ही चल रहा था। पहले कोई और जगह पे थी, वहाँ पे वो छप्पड़ बना हुआ था, वो छप्पड़ गिर गया, कुछ बिल्लियाँ मर गईं, कुछ रिलीज़ हो गईं। अब यहाँ पे जो इसने शेल्टर बनाया है वो तकरीबन 4 महीनों से इस जगह के ऊपर जो मुल्तान चुंगी के पास एक 5 मरले का ऊपर वाला पोर्शन इसने लिया था रेंट पे, तो वहाँ पे इसने बिल्लियाँ रखी हुई थी। वो 4-6 महीने से यहाँ पे रखी हुई थी। जो वहाँ के लोगों ने बताया कि 4-6 महीनों से ये जगह इन्होंने रेंट पे ली है। तो सर ऐसी कोई भी जगह, ऐसी कोई भी खातून, ऐसा कोई भी शख्स जो कि इस तरह बिल्लियों को या कुत्तों को पाल रहा हो इस तरह से और फंडिंग भी उसकी हो रही है, तो क्या आप लोग चेक करते हैं या किसी की शिकायत आने पर ही चेक किया जाता है?
सर हम वैसे चेक कर सकते हैं, जाके देख लेते हैं कि कौन से है। अब हमारे जो इदारा इंसदाद बेरहमी हैवानात ने जो SOPs शेल्टर के लिए भी इशू किए हैं कि जो आपने किस तरह रखने हैं। इसी तरह हमने टोलिंटन मार्केट और बाकी जो पेट मार्केट हैं, सेल परचेज जहाँ पे हो रही है, उनके SOPs भी हमने उनको इशू कर दिए हैं। वो 1-2 दिन में उनको इम्प्लीमेंट हो जाएंगे वहाँ पे कि किस तरह रखना है। अगर रखना है तो प्रॉपर तरीके से रखें, अगर नहीं रखना तो आप बिल्कुल ना रखें। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी। रखने में हमने यही कहते हैं कि खुली और हवादार जगह पे रखें। हाँ। सर मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी कि जिस मार्केट का आपने जिक्र किया है, टोलिंटन मार्केट, जानवरों की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ पर भी जानवरों का कोई हाल नहीं है। बिल्लियाँ हो जाए, तोते हो जाएं, तीतर हो जाएं, उनको भी इस तरह से ही रखा जाता है कि ना उनके पानी का, खाने पीने का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। तो यकीनन कि जब ये आप कह रहे हैं कि नोटिस जारी होते हैं, तो हम हमेशा नोटिस तभी क्यों जारी करते हैं जब कोई वाक़या हमारे सामने आता है? यानी नोटिस हम सिर्फ जारी नहीं करते, हमने कल भी वहाँ से जो बिल्लियाँ उठाई हैं जो वहाँ पे भूखी और प्यासी पड़ी हुई थी, बस उनके पास एक ही बहाना होता है, या फौतगी हो गई है या बंदा बीमार हो गया है। तो बीमारी में हम ये तो नहीं कह सकते जानवर को हम आपको खुराक नहीं देंगे, आप किसी और बंदे के ज़िम्मे लगाएं। अब हमने उनसे ये तय कर दिया है कि आपने हर शॉप के बाहर अपने जो केयर टेकर है उसका नंबर और उसकी तस्वीर अवेजा करनी है, ताकि कोई बंदा भी आके देख सकता है कि ये भूखे और प्यासे जानवर यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकता है उस बंदे को। ठीक है, थैंक यू सर। उनके लिए शर्त लाजमी है। अगर टोलिंटन मार्केट एक पुराने काफ़ी अरसे से चल रही थी, उसको टाइम लगेगा उसको बनने में, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर तलत सज्जाद, थैंक यू। साथ मौजूद मुतालिक हमसे बात करते बढ़ते हैं आगे। कराची की बात करेंगे, सुपर हाईवे की मवेशी मंडी, यहाँ पर बबलू भी आ गया है और गुल्लू भी आ गया है। इन दोनों से मिलवाएंगे सलमान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक भारी भरकम तगड़े जानवर हैं, लेकिन इनसे मिलिए, ये हैं बबलू और गुल्लू, जो अपने कद काट और खूबसूरती के बाइस मरकज़े निगाह बने हुए हैं। बैठने के बाद भी इतना लाजवाब है कि इसकी हाइट इतनी है माशाल्लाह कि ये मंडी में मैंने अभी तक इस साइज का जानवर नहीं देखा। गुल्लू है अच्छा है, लेकिन अब्बू को कहा कि खरीद लें। अब्बू कहें इसे खरीदने के लिए घर बेचना पड़ जाएगा, तो अब्बू ने कहा कि इससे सिर्फ पिक्चरें खिंचवा लो, फिर बाद में अल्लाह मालिक है। बेबारी का दावा है कि इसने बबलू और गुल्लू की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे थे हमने पाले हैं इसको, देसी घी और तेल और भूसा और गंदम और चोकर और हरा कुतरा पाते थे। मंडी में अब तक 25,000 कुर्बानी के जानवर लाए जा चुके हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। और अब आपको बताएं कि सिंध में अमन व अमान यकीनी बनाने वाली पाकिस्तान रेंजर्स सिंध सेहतमंद सरगर्मियों और खेलों के फ़रोग़ के लिए भी मुतहरक है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेर एहतमाम कराची में फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें 32 टीम्स ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज़म स्पोर्ट्स क्लब और उसामा स्पोर्ट्स क्लब के दरमियान खेला गया, जिसे आज़म स्पोर्ट्स क्लब ने 1-0 से अपने नाम किया। फाइनल मैच में शाहिद आफरीदी, मोइन खान, जावेद शेख, DIG साउथ और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की थी। बिल्कुल, तर्जुमान रेंजर्स सिंध के मुताबिक मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड अरसे दराज से कूड़ेदान की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जिसे फरवरी 2021 में बहाल करके स्पोर्ट्स अकेडमी के हवाले किया गया है। DG रेंजर्स सिंध का कहना है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि शहर की बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें, ख़ास तौर पर ऐसे इवेंट्स का इनेकाद करें जो नौजवानों को सेहतमंदाना माहौल फराहम करते रहें। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध में अमन व अमान यकीनी बनाने वाली पाकिस्तान रेंजर्स सिंध सेहतमंद सरगर्मी और खेलों के फ़रोग़ के लिए मुतहर्रिक नजर आ रही है। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।